राजनीति सबसे पवित्र कर्म है। जो हमने कपड़ा पहना राजनीति तय करती है इसका भाव क्या होगा, हमारे बच्चे की स्कूल में फीस क्या होगी, राजनीति तय करती है। असली लोकनायक तो कबीर है। तुलसी ने तो पाखंड को बढ़ावा दिया है और कोई ब्राह्मण तुलसी के खिलाफ एक शब्द सुनना नहीं चाहता। मनुस्मृति में लिखा हुआ है शूद्र को बाकी 3 वर्णों की सेवा करनी चाहिए। ये बिल्कुल अवैज्ञानिक, अतार्किक, अन्यायपूर्ण और अमानवीय व्यवस्था है। हमें सरकारी अस्पताल में दवाई मिलेगी नहीं मिलेगी राजनीति तय करती है। इनका धर्म भी फर्जी है, इनका इतिहास भी फर्जी है, इनकी संस्कृति भी फर्जी है। जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, ये अमित शाह और मोदी पर हूबहू लागू होता है। मेरा ये कहना है कि ईश्वर कोई रिश्वतखोर दरोगा नहीं है जिसे रिश्वत दे के आप कुछ कर लोगे। किसी खूंटे में मत बंधो। नहीं, इस्लाम है, इस्लाम की 90% बातें अपनाने लायक हैं। सोशल मीडिया पे कम से कम मुझे जो गंदी गंदी गालियां पड़ती हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, उनमें 90% ब्राह्मण होते हैं। हम जाति से गूजर हैं। अगर कोई गूजर दूसरी जाति के व्यक्ति को अपने से छोटा समझ रहा है, या अगर कोई गूजर किसी रूढ़िवाद में विश्वास करता है, तो वो ब्राह्मणवादी है। समाजवादी पार्टी में तो बहुत विचार का सम्मान किया जाता है, कार्यकर्ता का सम्मान किया जाता है। अखिलेश जी को भी देखता हूँ कि वो भी वैचारिक लोगों को पसंद करते हैं और विचारधारा पे बहुत, अब वो बिल्कुल मैच्योर हो चुके हैं। अब उनके अंदर कोई दुविधा नहीं है। आरएसएस और बीजेपी और जनसंघ का कभी भी संविधान के प्रति आस्था रही नहीं। अखिलेश यादव इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो के नैयर ने अपना ट्रांसफर फैजाबाद कराया और इन्होंने तीनों तो ये थे, एक हनुमान प्रसाद पोद्दार थे, गीता प्रेस गोरखपुर वाले। 5 लोग गए, रामलला की मूर्ति कहीं से बनवा के लाई और इन्होंने जाकर जबरदस्ती 23 दिसंबर 1949 को मुक्ति रख दी। हम भद्राचार्य जी कह रहे हैं कि ये दीक्षित, पाठक और ये जो 4-5 उनके नाम लिए त्रिगुणायत, ये नीच ब्राह्मण होते हैं। नीच ब्राह्मणों, अधम ब्राह्मणों की चर्चा चलाई गई। उपाध्याय और चौबे, त्रिगुणायत, दीक्षित, वो भी इतने अभद्र भाषा में कह रहे हैं कि मरे मुलायम काशी राम, जोर से बोलो जय श्री राम। मरोगे तो मरना तो सब है भैया। मनुस्मृति की जो मूल धारणा है कि स्त्री को सदैव पुरुष के अधीन रहना चाहिए। स्वतंत्र होने पर स्त्रियां चरित्रहीन हो जाती हैं। हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो उसमें क्या करोगे? मतलब मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण को किसी भी अपराध की सजा नहीं दी जा सकती। मनुस्मृति कहती है कि जिस तरह अग्नि मल को जलाने के बाद भी पवित्र बनी रहती है, पवित्र नहीं होती, इसी तरह ब्राह्मण कितना ही दुष्कर्म करे वो सदैव पवित्र ही रहता है। ये गौरव भाटिया है, समाजवादी पार्टी नंबर 1 बदतमीज आदमी है। पत्रकार बचे कहाँ? जी। मोदी जी जो अडानी जी को हवाई जहाज में साथ लेके जाते हैं, किस किस देश में कितने ठेके दिलवा के आए हैं, खबर तो ये है। मैंने 1990 में जब पहली बार मनुस्मृति पढ़ी तो मैं बहुत देर तो इस अचंभे में रहा पढ़ के उसे कि यार कुछ लोग इसे भी धर्म ग्रंथ मानते हैं, इतनी गंदी किताब को भी, इतनी खराब किताब है। और ये भी लिखा हुआ है मनुस्मृति में कि पति चाहे नशेड़ी हो, जुआरी हो, कोढ़ी हो, स्त्री का उत्पीड़न करता हो तो भी वो पूज्य है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रितिका है और राउंड टेबल पॉडकास्ट में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे को होस्ट हैं परमिंदर अंबर। आज हम जिनसे बातचीत करेंगे इस एपिसोड में, उनका नाम है राजकुमार भाटी और ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। ये पहले पत्रकार और शिक्षक भी रहे हैं। आपकी तार्किकता के भी लोग कायल हैं। आज इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि आपके विद्यार्थी से पत्रकार से शिक्षक और आज एक राजनेता के रूप में आपका सफर कैसा रहा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। तो पहला सवाल मेरा है कि आप कहाँ से हैं? नहीं, मैं मूल निवासी नोएडा क्षेत्र का ही हूँ, जिला गौतम बुद्ध नगर में, दादरी तहसील में मेरा गांव है। गांव लोहारली NH 91 पे पड़ता है और हम मूल निवासी यहीं के हैं और यहीं शिक्षा हुई हमारी दादरी में और गाजियाबाद में एजुकेशन हुई। यहीं के किसान हैं और देहात से, गांव से आते हैं। आप एक देहात मोर्चा चलाते। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि देहात मोर्चा के बारे में जरूर आप पूछना कि भाटी सर का देहात मोर्चा क्या था। देहात मोर्चा एक किसानों का संगठन था, गांव की आवाज़ थी और उसका एक मैंने टैगलाइन दी थी कि उनकी आवाज़ जो बोलते नहीं। देहात मोर्चा का नामकरण मैंने किया, उसका गठन मैंने किया, उसका संयोजक मैं था, उसके सारे जो विजन थे उसका झंडा मैंने बनाया, उसके स्लोगन मैंने बनाए, वो सब मेरे विचार की उपज थी। देहात मोर्चा, उनकी आवाज़ जो बोलते नहीं। उसके पीछे जो हमारी सोच थी वो यही थी कि समाज में बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसमें आज भी आवाज़ सुने जाने तो बात की सेकेंडरी बात है, उसमें बोलने की हिम्मत ही नहीं है। वो अपनी आवाज़ उठा ही नहीं पाता।
एक आदरणीय उदय प्रताप जी का एक शेर है, उन्होंने तो उस समय लिखा था आधी सदी, लेकिन मैं अब कहता हूँ तो पूरी सदी होने जा रही है। पूरी सदी बीतने आई, कुछ इस तरह का, गोरों को भारत छोड़े, लेकिन कुर्सी के आगे अब भी थर्राते हैं काले लोग, और कुर्सी के आगे अब भी थर्राते हैं काले लोग। यानी जो मूल निवासी हैं, काले लोग से मतलब भारतीय, वो कुर्सी से अब भी इतना डरते हैं। अंग्रेज छोड़ के चले गए, अंग्रेजी राज समाप्त हो गया, लेकिन आज भी सत्ता का एक आतंक जैसा रहता है। लोग डरते हैं अधिकारी के सामने बात कहने में, मंत्री के सामने बात कहने में। तो हमने देहात मोर्चा का गठन इसी उद्देश्य से किया था कि हम गांव की आवाज़ उठाएं, और हमने बहुत मजबूत, बहुत मुद्दों पे बहुत तगड़ी आवाज़ उठाई। उसमें हम दर्जनों बार जेल गए, दर्जनों बार मुकदमे हुए, और हमने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ यहाँ पे जीती। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में मूल समस्या यहाँ की है ज़मीन एक्विजिशन की। तो ज़मीन के मामले में जो किसानों के साथ अन्याय होते थे, उनकी पुरानी आबादी पे कब्जे कर लिए जाते थे, हमने सैकड़ों करोड़ रुपए की उनकी आबादियाँ मुक्त कराई, उन्हें ज़मीनें वापस दिलवाई और मुआवजा बढ़वाया, और बच्चों के रोजगार की लड़ाई लड़ी, कई हजार बच्चों को रोजगार दिलवाए इंडस्ट्री में। उस तरह का हमारा संगठन था, वो नॉन पॉलिटिकल संगठन था। आप एक पत्रकार थे और शिक्षक भी रहे, मैंने सुना है। तो उस समय का कभी सोचा था कि इन समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन बन के गोदी मीडिया पर अपनी पार्टी को डिफेंड करेंगे? मैं एक बहुत मतलब गरीब किसान परिवार में पैदा हुआ, बहुत साधारण परिवार में, और मेरी पढ़ाई लिखाई सरकारी प्राइमरी स्कूल में हुई। उस समय हमारी 10 पैसे फीस होती थी महीने, कक्षा 1 से 5 तक हम प्राइमरी स्कूल जो होता है। अब मुझे अच्छी तरह याद है कि वो 10 पैसे भी मैं समय पर नहीं दे पाता। उस 10 पैसे के लिए, फीस के लिए, मुझे कई बार क्लास में खड़ा किया गया, और 1-2 बार तो मैं घर आकर रोया कि मेरी फीस दो, मुझे टीचर खड़े करते हैं। इतने अभावों में हमारा बचपन गुजरा और जीवन गुजरा। और फिर उसके बाद दादरी मीर बोझ इंटर कॉलेज है, एडीडी स्कूल है, उससे इंटर की, और BA में मैंने गाजियाबाद में ST कॉलेज से की। फिर उसके बाद LLB MMH कॉलेज गाजियाबाद से की। तो पढ़ते हुए ना तो हमारा ऐसा वातावरण था, ना ऐसे कोई विरासत थी कि हम ये सोच पाते कि हम मुख्य धारा में भी आ पाएंगे। पढ़ते हुए जिस तरह के वातावरण में, माहौल में हम थे, हमारी कहीं मजदूरी करने की या 4th क्लास की नौकरी तक की सोच थी, इससे ज़्यादा की नहीं थी। लेकिन ये मेरा सौभाग्य रहा, मेरा एक बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि मुझे अच्छे लोग मिलते चले गए, और मुझे बहुत महान लोग मेरे मार्गदर्शक रहे। और मैंने ये किया कि मैं अपनी योग्यता ये मानता हूँ कि मैंने उनके संसर्ग का लाभ उठाया, उनसे सीखा, और मैं ऐसी सोच बनती चलेगी। फिर हम धीरे धीरे, मैं BA में पढ़ते हुए ही पत्रकारिता करने लगा था, और MA मैंने नौकरी करते हुए की, और फिर उसके बाद थोड़ा सोच विकसित होती चलेगी। फिर हमारे यहाँ कॉलेज में PG कॉलेज है, मीर बोझ के नाम से ही। PG कॉलेज में हिंदी विभाग शुरू हुआ था नया, MA हिंदी शुरू हुई थी, तो उसमें टीचर्स की जगह निकली। मैंने अप्लाई किया, मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया, मैंने 5 साल में पढ़ाया। तो मैं, वैसे देखा जाए तो जो 3 बौद्धिक क्षेत्र होते हैं, कि मैं पत्रकार भी रहा, अध्यापक भी रहा, और मैं एडवोकेट भी हूँ डिग्री से। अच्छा। तो आपने अध्यापन क्यों छोड़ दिया? फिर उसी समय पे हमने देहात मोर्चा का गठन किया था, और धरने प्रदर्शन बहुत होने लगे। कई बार ये हुआ कि हम, पुलिस ने उठाए और जेल भेज दिए 1 हफ्ता के लिए। तो देहात मोर्चा ही वही पॉइंट था जहाँ पे आपका शिफ्ट हुआ पॉलिटिक्स की तरफ? जी, देखिए, मैं ये मानता हूँ, मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, और पुराने मेरे भाषणों में मैं अक्सर कहता था, और आज भी कहता हूँ, और ये मेरी मान्यता है कि राजनीति सबसे पवित्र कर्म है। जो लोग ये कहते हैं कि राजनीति बहुत ख़राब चीज़ है, राजनीति नहीं करनी चाहिए, मैं उन्हें मूर्ख मानता हूँ, या धूर्त होते हैं वो। युवाओं को क्या कहेंगे? युवाओं को मैं कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, शिक्षित लोगों को राजनीति में आना चाहिए, अच्छे चरित्रवान लोगों को, विजनरी लोगों को, दार्शनिक लोगों को राजनीति में। इससे एसोसिएटेड एक क्वेश्चन आया। हाँ, नहीं, मैं एक बात और कह दूँ, जब हम ये कहते हैं राजनीति खराब चीज़ है, अच्छे लोगों को राजनीति में नहीं जाना चाहिए, तो हम राजनीति के क्षेत्र को बुरे लोगों के लिए छोड़ देते हैं जी। और फिर हम ये चिंता जाहिर करते रहते हैं राजनीति बहुत ख़राब होगी, राजनीति में ख़राब लोग आ गए। जब अच्छे लोग नहीं आएंगे तो ख़राब तो आएंगे ही। जबकि राजनीति सब कुछ तय करती है, राजनीति हमारी नीतियाँ बनाती है, हमारे कानून बनाती है, संविधान बनाती है, व्यवस्था देती है। जो हमने कपड़ा पहना राजनीति तय करती है इसका भाव क्या होगा, हमारे बच्चे की स्कूल में फीस क्या होगी राजनीति तय करती है, हमें सरकारी अस्पताल में दवाई मिलेगी नहीं मिलेगी राजनीति तय करती है। तो राजनीति सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
और मेरा ये भी अनुभव रहा है कि जो ये कहते हैं, पाखंड करते हैं, वो कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा राजनीति करते हैं। भगत सिंह ने विद्यार्थी और राजनीति का आर्टिकल ही लिखा भगत सिंह ने बहुत विस्तार से उसमें लिखा है कि छात्र राजनीति क्यों ना करें, छात्रों को राजनीति करनी चाहिए। अब आप अपना सवाल पूछें। हाँ, ट्विटर पे एक सवाल आया था कि जो युवा हैं जो समाजवादी पार्टी से अफिलिएशन रखते हैं, उन्हें कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, मैं एक तो ये मानता हूँ कि राजनीति करने वाले लोगों को भारत का इतिहास पढ़ना चाहिए, सामाजिक व्यवस्था पढ़नी चाहिए और साहित्य भी पढ़ना चाहिए। और कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए आप कहेंगे तो नेहरू, लोहिया, अंबेडकर, गांधी, इन चारों को ज़्यादा से ज़्यादा, और भगत सिंह। और संस्कृति और धर्म की व्यवस्था को समझने के लिए मैं सबसे बढ़िया मानता हूँ राहुल संकीर्तन को पढ़ना चाहिए। जो वर्तमान समय में जो सत्ता में पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसकी राजनीति केवल इसलिए चल रही है कि नागरिकों को ज्ञान नहीं है, नागरिकों के इतिहास की, धर्म की असली समझ नहीं है। इनका धर्म भी फर्जी है, इनका इतिहास भी फर्जी है, इनकी संस्कृति भी फर्जी है। ये गुमराह करते हैं लोगों को, गलत सूचनाएं देते हैं, गलत बातें बताते हैं। धर्म तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, धर्म कभी लड़ने के लिए धर्म, अब हम देख रहे हैं कि मैंने बोला था एक उसमें डिबेट में ये, और ये काफ़ी वायरल हुआ कि पहले धर्म का जो नेतृत्व करते थे या धर्म को जो दिशा देते थे वो साधु, सन्यासी, त्यागी, तपस्वी लोग, महापुरुष देते थे। आजकल जो बैड एलिमेंट्स हैं, मतलब घटिया तरह के लोग होते हैं, उन्होंने धर्म की ठेकेदारी ले रखी है। जिनके पास ना भाषा है ना संस्कार हैं, गाली गलौज करते हैं धर्म के नाम पे, वो धर्म की ठेकेदारी उन्होंने ले रखी है। बहुत सारे तो क्रिमिनल हैं। तो अगर हमें धर्म की सही समझ हो, अध्यात्म की सही समझ हो, संस्कृति की समझ हो, साहित्य की हो, इतिहास की हो, तो हम कभी गुमराह नहीं होंगे, हमें कोई राजनीतिक पार्टी गुमराह नहीं कर पाएगी। आपने सर अभी ये बात जब कही तो मुझे एक बात याद आ रही थी कि सुधांशु त्रिवेदी ने एक बार आपसे डिबेट में पढ़ा था कि पक्के समाजवादी हो, लश्कर हो, डकैत। तो आपने एक शेर पढ़ा था कि जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, वो क्या था सर? लोग सुनना चाहेंगे, बहुत वायरल हुआ था। अदम जी जब ये लिख रहे थे, अदम जी पक्के समाजवादी थे। अदम जी से मेरा व्यक्तिगत परिचय था, मैं उनके घर गया हूँ, वो मेरे घर आए हुए हैं, और अदम जी के साथ मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण संस्मरण भी है। अगर आप पूछेंगे तो मैं दोबारा बता दूंगा उसे। तो अदम जी जब ये लिख रहे थे कि उनका वो जो गज़ल है उसका पहला शेर ये है कि काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। तो इसी में ये शेर है कि पक्के समाजवादी हैं तस्कर हों या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। तो एक तो जब वो ये कह रहे हैं तो इसे अगर हम गंभीरता से समझें, अगर हम हमारे अंदर साहित्य की समझ है, तो वो समाजवाद का सम्मान बढ़ा रहे हैं, समाजवाद के विरोध में नहीं लिख रहे इसे। वो ये कह रहे हैं कि आजकल तस्कर डकैत भी समाजवादी हो रहे हैं, तो यानी समाजवाद के लिए उनके मन में इज्जत है। अगर हम ये कहें कि आजकल चोर उचक्के भी गेरवे वस्त्र पहन के साधु हो गए हैं, तो इसका मतलब हम साधु के पद का सम्मान करते हैं। अगर सम्मान नहीं करते तो हम कहेंगे सारे ही चोर डकैत हैं। गलत तो नहीं समझ रहे हो नहीं आप बात? तो वो ये कह रहे थे कि आजकल तो हालत ये हो गई है कि तस्कर डकैत भी खादी पहन के समाजवादी हो रहे हैं। तो एक तो उनके मन में कहीं समाजवाद की अवमानना नहीं थी, वो पक्के समाजवादी खुद थे, ठीक है नहीं। और जब ये उन्होंने सुनाया, इन्होंने सुधांशु त्रिवेदी ने, तो मैंने ये कहा कि उन्होंने कहा अरे इनके लिए तो उन्होंने क्या लिखा है अदम जी ने कि पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो डकैत। तो मैंने कहा मान लिया ये हमारे लिए लिखा है, लेकिन आपके लिए भी तो आदम जी ने लिखा है। बोले, मैंने कहा वो मैं सुनाऊं? तब मैंने सुनाया था कि जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में, और दीवार कूदने में जिनका रिकॉर्ड था वे चौधरी बने हैं उम्र के उतार में। ये अमित शाह और मोदी पे हूबहू लागू होता है। जवानी में इनके दीवार कूदने के रिकॉर्ड थे, अब वो चौधरी बन गए। तो दीवार कूदने में जिनका रिकॉर्ड था वे चौधरी बने हैं उम्र के उतार में, और जब 10 मिनट की पूजा में घंटों गुजार दें, समझो कोई गरीब फंसा है शिकार में। क्या बात है सर। और एक सर एक और शायर थे विजय पथिक राही, आपके जीवन पर उनका कोई प्रभाव? क्योंकि आप जब जाते हैं किसी डिबेट में या किसी भाषण में जब आप बात करते हैं, तो जो इस देश का कमज़ोर वर्ग है
उसके पक्ष में कहीं ना कहीं आप बोलते हैं, और ये संवेदना क्या आपको साहित्य से मिलती है? नहीं, जो आप नाम ले रहे हो राही नहीं लगाते थे, वो उनका नाम था विजय सिंह पथिक। अच्छा, विजय सिंह पथिक। हाँ, और उनका मूल नाम था भूप सिंह राठी। उन्होंने अंग्रेजों से बचने, वो स्वतंत्रता सेनानी थे। और विजय सिंह पथिक इतने महान व्यक्तित्व हुए हैं परमिंदर भाई, आप उनके बारे में अध्ययन करोगे तो आपको भी ये आश्चर्य होगा जी कि ऐसा व्यक्ति मूल धारा में क्यों नहीं है। जी जी यही तो भेदभाव इस देश में होता है जी कि कुछ लोगों को बिना कुछ किए भी महान बना दिया जाता है, और कुछ लोगों ने जितना विजय सिंह पथिक के बारे में जब आप पढ़ोगे, वो शुरुआत, उनके जीवन की शुरुआत सशस्त्र क्रांतिकारी से, वो रासबिहारी बोस के साथ थे। जी और जो 1915 में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई गई थी उसमें वो शामिल थे। जी जी वायसराय की सवारी पर जो बम फेंका गया था जुलूस पर, उसमें विजय सिंह पथिक शामिल थे। उनका कहीं जिक्र नहीं है। ठीक है नहीं। फिर वो उनका हृदय परिवर्तन हुआ, वो गांधीवादी हो गए। जी तो उनके नाम बिजौलिया का इतना बड़ा आंदोलन है, किसान आंदोलन बिजौलिया को विजय सिंह पथिक ने चलाया था। जी जी जो आज़ाद भारत में एकमात्र ऐसा आंदोलन जिसमें अंग्रेज सरकार को झुक के समझौता करना पड़ा किसानों से। फिर विजय सिंह पथिक पत्रकार भी थे, उन्होंने 6 अखबार निकाले। जी विजय सिंह पथिक ने 32 किताबें लिखी। जी वो कवि थे, अंग्रेजी अखबारों में, लंदन के अखबारों में उनके लेख छपते थे। ठीक है नहीं। वो प्रताप में लगातार कॉलम लिखते थे, गणेश शंकर विद्यार्थी के अखबार में। गणेश शंकर विद्यार्थी उनके अखबारों में अपने लेख भेजते थे। बड़े इंटेलेक्चुअल थे। तो बड़े थे, और भी कई खूबियाँ उनकी। कांग्रेस की ये पॉलिसी थी कि हम देसी राजाओं को नहीं छेड़ेंगे, हम केवल अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। जी ये विजय सिंह पथिक थे जिन्होंने लड़ के, प्रस्ताव रख के 2-3 सम्मेलनों में लगातार इस बात को शामिल कराया कि हम देसी राजाओं से भी मुक्ति चाहेंगे, जी पूर्णतः मुक्ति। ठीक है नहीं। जब 1930 में संपूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस ने लिया और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, तो पहला स्वतंत्रता दिवस जो मनाया, उसमें जो झंडा गीत गाया गया था विजय सिंह पथिक का लिखा हुआ था। अच्छा। प्राण मित्रों भले ही गंवाना, झंडा कभी नहीं नीचे झुकाना। और उनकी 2 पंक्ति हैं, उन्हें मैं हमेशा अपना आदर्श मानता हूँ, उन्हें अक्सर मैं गुनगुनाता हूँ, बोलता भी हूँ। जी विजय सिंह पथिक ने लिखा कि यश वैभव सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो ये है जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे। क्या बात है। तो अच्छा, आपके जीवन में साहित्यकारों का बड़ा असर है। मैंने देखा कि जिस अदब के साथ आप उदय प्रताप सिंह जी, जो पूर्व लोकसभा सांसद हैं और भारत के बहुत बड़े शायर हैं, तो क्या आपको समाजवादी पार्टी में जब आप आए तो क्या उसमें उदय प्रताप जी का भी कोई योगदान है कि आपको पार्टी की तरफ ले आए? आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी से समाजवादी पार्टी में शामिल होने से पहले ही मैं उनके संपर्क में आ गया था। जी और मैं उनकी कविताओं से प्रभावित होकर उनके संपर्क में आया। जी जी और उन्हीं की कविता पढ़ के मेरे अंदर ही प्रेरणा आई कि हमें कवि सम्मेलन कराना चाहिए। जी जी कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। ऐसी बातें, मैं हंस में उनकी एक गज़ल छपी थी जी जब ये अयोध्या का मसला बहुत चरम पे था। जी तो हंस में उनकी एक बहुत प्रसिद्ध गज़ल है, वो मैंने हंस में, तब तक मेरा उनसे कोई परिचय नहीं था, मैंने उनका नाम भी नहीं सुना था। जी जी हंस में मैंने उनकी गज़ल पढ़ी कि जिसकी धरती चांद तारे आसमां सोचो जरा, उसका मंदिर तुम बनाओगे अम्मा सोचो जरा। क्या बात। वाह। तो मैं इससे इतना प्रभावित हुआ कि यार ऐसे लोगों को तो ज़्यादा से ज़्यादा सुनवाना चाहिए। हाँ तो मैंने उन्हीं की प्रेरणा से 2005 से मैं लगातार विजय सिंह पथिक की जयंती पर 27 फरवरी को जी कवि सम्मेलन कराता हूँ, गंगा जमनी कवि सम्मेलन, जी जिसमें हिंदी के भी उर्दू के भी कवि आते हैं। जी 1, 2, 3, 4 बार ऐसा हुआ है कि वो नहीं हो पाए, लेकिन रेगुलर लगभग 2005 से हो रहे हैं। तो और उसमें देश के चोटी के कवि शायर कोई बचा नहीं है जो नहीं आए हों। तो उनसे मेरा संपर्क तभी हो गया था। और समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का हमारा एक राजनीतिक निर्णय था, और हमने खूब विचार विमर्श करके, खूब सलाह मशवरा करके तब समाजवादी पार्टी ज्वाइन की कि जिस पार्टी से हमारे विचार मिलते हों, जिससे हमारा जो ये जो एजेंडा मिलता हो, तो वो। लेकिन आदरणीय उदय प्रताप जी का स्नेह मेरे प्रति बहुत अधिक रहता है, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहता है, और उनसे मेरे बिल्कुल पारिवारिक संबंध है, और वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। कबीर दास की वाणी से भी आप बहुत प्रभावित हैं। तो आज के जो पॉलिटिकल माहौल में जो कम्युनल है, जातिवादी है, इसमें कबीर के शब्द क्यों ज़रूरी हो जाते? देखिए, मैंने हिंदी साहित्य में एमए किया, कबीर, तुलसी, सूर, इन सब को पढ़ा। मैंने एमए करने के बाद पीएचडी का जब सोचा, तब मैंने
विषय ये चुना, तो हमें हिंदी साहित्य में पढ़ाया जाता है कि लोकनायक तुलसीदास, और इस पर अक्सर क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में कि तुलसीदास लोकनायक सिद्ध कीजिए, जी तुलसीदास को लोकनायक क्यों माना जाता है। जी, किताब भी है। तो मैंने जो सिनॉप्सिस लिखी है, वो मैंने जो पीएचडी का विषय चुना वो ये चुना कि लोकनायक तुलसी या कबीर। मैं अपने शोध में ये सिद्ध करना चाहता था, और इस पर मैं शोध तो नहीं कर पाया, लेकिन अब किताब में जरूर मेरे दिमाग में लिखूंगा। असली लोकनायक तो कबीर है। भाई लोकनायक कौन होता है? जो समाज को सही दिशा दे, जो समाज की बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाए, समाज की को अच्छी दिशा में ले जाए। तो वो तो काम कबीर ने किया है। तुलसी ने तो पाखंड को बढ़ावा दिया है। तो मैं, अब जो मेरे गाइड थे, जब मैं उनके पास ये लिख के ले गए सिनॉप्सिस, तो उन्होंने कहा कि वो बाय द वे ही ओबीसी थे। तो उन्होंने मुझसे कहा, राजकुमार तुमने विषय तो बहुत अच्छा लिया है, और मुझे ये भी भरोसा तुम इससे ये थीसिस पूरी कर भी लोगे, लेकिन तुम्हारी पीएचडी कभी अवार्ड नहीं होगी। तो मैंने कहा गुरुजी क्यों नहीं होगी? बोले जो कमेटी में बैठते हैं सारे ब्राह्मण बैठते हैं, और कोई ब्राह्मण तुलसी के खिलाफ एक शब्द सुनना नहीं चाहता, तो तुम ये अपनी चेंज करो। अगर तुम्हें पीएचडी की, अच्छा उस समय दिमाग में डिग्री लेने का था, उस समय कोई क्रांति नहीं थी दिमाग में। मैं चाहता था कि मैं पीएचडी हो जाऊं तो कहीं कॉलेज में प्रोफेसर हो जाऊं। तो मैंने कहा ठीक है जी। फिर मैंने दूसरी सिनॉप्सिस विजय सिंह पथिक पे दी थी। हालांकि वो किसी कारण से क्या, फिर थोड़ा राजनीति में सक्रिय हो गए हम, वो उधर से ध्यान हट गया, तो हो नहीं पाई मेरी पीएचडी। तो तुलसी, जो आपने कबीर का जिक्र किया, कबीर को तो मैं इतना महान, उन्होंने जो बात खराब लगी उन्होंने बिल्कुल एकदम बेबाक तरीके से उसका विरोध किया। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, या तो चाकी भली पीस खाए संसार, इतना साफ कौन कह सकता है। कबीर के इतने दोहा, इतने, उनकी तो हर दोहा में एक दर्शन है और एक दिशा है। कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल करो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। हम तो इस बात का पालन करते हैं। मैं तो अक्सर जब भी धर्म पर चर्चा होती है, मैं कह, मुझसे लोग पूछते हैं, मैं कभी पूजा पाठ नहीं करता। खुद को नास्तिक आप बताते हैं? नास्तिक ही हूँ वैसे तो मैं, लेकिन मैं जोर दे के इसलिए नहीं कहता कि इसे भी लोग एक कैटेगरी मान लेते हैं। मैं किसी कैटेगरी में फंसना नहीं चाहता। हाँ, एथीस्ट का कैटेगरी। लेकिन मैंने कभी भूल चूक में या कभी बचपन में की हो तो की हो, लेकिन मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी, हाँ मैं ऐसे पूजा कर लेता हूँ कि आपने अपने घर पे पूजा रखी और मुझे बुलाया, तो मैं पूरे सम्मान के साथ जाता हूँ और पूरे ही सम्मान के साथ बैठता हूँ उनके साथ। वो तिलक करेंगे तिलक करवाएंगे, कलावा बांधेंगे कलावा बांधवाएंगे, मंत्र बोलेंगे मंत्र भी बोलेंगे, ठीक है नहीं, क्योंकि उसे मैं संस्कृति का हिस्सा मानता हूँ। उसमें कोई ऐसा रिजिड नहीं है हमें कि नहीं है वो छूने से ही हम अपवित्र हो जाएंगे। लेकिन मेरी आस्था कतई नहीं है। मैं ये कहता हूँ अगर आपके कर्म सही हैं, आपका चरित्र सही है, तो आपको कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं। मेरा ये कहना है कि ईश्वर कोई रिश्वतखोर दरोगा नहीं है जिसे रिश्वत दे के आप खुश कर लोगे। क्राइम भी करोगे और ईश्वर को रिश्वत दे दोगे, उसे खुश कर लोगे, या ना वो चमचागिरी चाहता। ईश्वर तुम्हारा चरित्र देखेगा, तुम्हारे कर्म देखेगा। अगर हमारे कर्म सही हैं, और मैं ये दावा करता हूँ कि जितने पोंगा पंडित ये जो घूम रहे हैं और ये पाखंड करते हैं और जो ये इसमें लगे रहते हैं पूजा पाठ में, अगर ईश्वर है तो उनसे पहले वो हमें पसंद करेगा। बाबा साहेब के रास्ते पर चल के आपने बुद्धिज्म क्यों नहीं अपनाया? मैंने अभी एक बात कही कि मैं किसी कैटेगरी में बंधना नहीं चाहता हूँ। इस बारे में मैं ओशो को फॉलो करता हूँ। ओशो कहते हैं एक खूंटे से जंजीर आप खोल के दूसरे खूंटे में बांधना, किसी खूंटे में मत बांधो। नहीं, जो अच्छी बातें सबकी अपना लो और खराब बातें सबकी छोड़ दो। मैंने बुद्धिज्म का भी थोड़ा बहुत अध्ययन किया, तो बुद्धिज्म में भी शुरू में नहीं था। गौतम बुद्ध नहीं चाहते थे, उनकी सोच नहीं है, लेकिन बाद में लोगों ने उसमें पाखंड घुसा दिया। अब देखते हैं हमें जो पाखंड के खिलाफ, जो मूर्ति पूजा के खिलाफ आए थे, बुद्ध की मूर्तियों की पूज रहे हैं। जो ईश्वरवाद के खिलाफ थे, अवतारवाद के खिलाफ थे, उन्होंने बुद्ध को अवतार घोषित कर दिया, विष्णु का अवतार। हाँ, तो देखिए सृष्टि में, प्रकृति में जो भी चीज है, हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई है और सबके अंदर कुछ ना कुछ बुराई है। व्यक्तियों में भी, संगठनों में भी, धर्मों में भी, जातियों में भी, हर चीज में कुछ, तो हमें उनकी अच्छाई अपना लेनी चाहिए। अब जैसे इस्लाम है, इस्लाम की 90% बातें अपनाने लायक हैं, 10% बातें हमें नहीं अच्छी लगती, तो हम उनकी बात नहीं करते। हिंदुज़्म में भी बहुत अच्छी बातें हैं, कुछ खराब बातें भी हैं। अब ये कह देना कि नहीं इनकी, हमारी तो सारी अच्छी हैं, उनकी सारी खराब हैं,
ये मूर्खता है। आपने अभी जिक्र किया कि जब आप मास्टर कर चुके थे और पीएचडी करना चाहते थे तो आपके सुपरवाइजर ने बोला कि वहाँ वही लोग मिलेंगे। आपको कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार गालियाँ लिखते हैं। आप कुछ भी बात करते हैं, धर्म पर बात करते हैं, ईश्वर पर बात करते हैं और आप ये लगातार सवाल उठाते हैं कि हमारे और ईश्वर के बीच में तीसरा आदमी कौन है। ये धूमिल अपनी एक कविता में बात करते हैं कि संसद मौन है और तीसरा आदमी कौन है। तो ये जो तीसरा व्यक्ति है जो मिलाने की बात कर रहा है आप उसका लगातार विरोध करते हैं। तो ये कौन लोग हैं जो आपको गालियां देते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? बड़े दिल की बात कहूँ आपसे, जो आपने सवाल पूछा इसमें मैं बिल्कुल मन की बात कहना चाहता हूँ। मैं जैसे जैसे पढ़ते हुए फिर थोड़े समाज में आए और थोड़े देखते सामाजिक व्यवस्था को देख के ब्राह्मण समाज के प्रति मेरे मन में बड़ा सम्मान रहता था और मैं ये मानता था कि ये बहुत अच्छे लोग होते हैं, अध्ययनशील होते हैं, ज्ञानी होते हैं और सही दिशा देने वाले होते हैं। लेकिन वो भ्रम मेरा टूटा है। मैं ये देखता हूँ सोशल मीडिया पे कम से कम मुझे जो गंदी गंदी गालियाँ पड़ती हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं उनमें 90% ब्राह्मण होते हैं। तो मैं ये सोचने के लिए विवश हो गया कि मैं तो इसे बहुत महान जाति मानता था, इसमें ऐसे घटिया लोग कैसे हैं। कोई जाति या कोई समुदाय अच्छा बुरा नहीं होता, व्यक्ति अच्छे या बुरे होते हैं। किसी भी जाति में अच्छे लोग भी होते हैं और किसी भी जाति में खराब लोग भी होते हैं। इसलिए मैं किसी जाति को छोटी बड़ी मानता ही नहीं। मेरे अंदर ये भावना है ही नहीं कि ये जाति छोटी है और ये बड़ी है। तो ये तो संभव ही नहीं है कि मैंने कभी ब्राह्मण जाति के लिए कुछ खराब कहा हो या कभी गाली दी हो। लेकिन बार बार ये कहते हैं ब्राह्मणों को बहुत गाली देते हो, ब्राह्मणों को बहुत गाली देते हो। मैं कहता हूँ भैया मुझे एक वाक्य उठा के दिखाओ, मेरे पूरे सोशल मीडिया पे कहीं एक वाक्य दिखाओ जिसमें मैंने ब्राह्मण जाति को गाली दी हो या उसे अपमानित किया हो। फिर मैं सोचता हूँ ये ऐसा क्यों कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं कि हम ये मानते हैं कि ब्राह्मण कोई विशेष नहीं है, विशेष जाति नहीं है। जैसे हम हैं ऐसे ही तुम हो। बिल्कुल समानता। तो मैं कई बार कह भी देता हूँ, जान पूछ के व्यंग में कहता हूँ मैंने कहा नहीं मैं ब्राह्मण का बहुत सम्मान करता हूँ। जितना मैं किसी शूद्र का या किसी जात वाल्मीकि का या किसी गुर्जर का यादव का सम्मान करता हूँ उतना ही ब्राह्मण का करता हूँ जी। इसी बात से वो चिढ़ते हैं, वो चाहते हैं हमें स्पेशल सम्मान मिले। जी। तुम उतना ही क्यों करते हो, उससे ज्यादा करो। जी। तो शायद इसे वो गाली मान लेते हैं। या ऐसा हो सकता है कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद का वो अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ ये भी हो सकता है। ब्राह्मण ये तो अभी जो रोली तिवारी ने जब वो किया था, कमेंट किया था जब रामचरितमानस पे चला था, तो उन्होंने भी मेरे लिए ये लिखा था कि भैया आप ब्राह्मण का बहुत विरोध करते हो। तो मैंने उस पर लिखा कि मैं ब्राह्मण का विरोधी नहीं हूँ, मैं ब्राह्मणवाद का विरोधी हूँ। तो इसको भी लोगों ने बड़े व्यंग करे कि ब्राह्मण विरोधी होना और ब्राह्मणवाद विरोधी होना तो एक ही बात है। अब इतना बारीक अंतर लोग ना समझ पाए तो हम क्या कह सकते हैं। हम जाति से गुजर हैं। अगर कोई गुजर दूसरी जाति के व्यक्ति को अपने से छोटा समझ रहा है या अगर कोई गुजर किसी रूढ़िवाद में विश्वास करता है तो वो ब्राह्मणवादी है। कोई शूद्र ये कर रहा है, दलित भी ये करता है तो वो भी ब्राह्मणवादी है। और जो ब्राह्मण प्रोग्रेसिव बात करता है, जातिवाद का विरोध करता है, समाजवाद की या समतावाद की बात करता है, वो ब्राह्मणवादी नहीं है। वो ब्राह्मण जाति में होकर भी ब्राह्मणवादी नहीं है। और मैं तमाम विरोध के बाद, तमाम गालियों के बाद, सब सारी बातों के बाद ये मानता हूँ ब्राह्मण समाज में एक से एक महान व्यक्ति पैदा हुए हैं, बहुत अच्छे लोग पैदा हुए हैं, बड़े समाज सुधारक पैदा हुए हैं और उनका हम हृदय से सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। ना समझ लोग हैं बेशक गाली देते रहे। तो ब्राह्मण का विरोध करना, ब्राह्मणवाद का विरोध करना बिल्कुल दोनों भिन्न बात है। अच्छा, समाजवादी पार्टी सर जहाँ से आप आते हैं, गौतम बुद्ध नगर जो ये है, नोएडा में खासकर की समाजवादी पार्टी कमजोर है। आपने अभी चुनाव लड़ा तो आप दूसरे नंबर पर आए और कहीं ना कहीं आपने समाजवादी पार्टी को यहाँ मजबूत किया है। और वैचारिक धरातल पर भी आप जिस तरह की बातें करते हैं, मुझे लगता है बहुत कम लोग हैं जो इतनी वैचारिक बात करते हैं। जैसे कि मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई भी पार्टी सरकार भी बना ले और अगर उसके पास विचारधारा नहीं है तो 5 साल सरकार चला लेने के बाद भी वो गायब हो जाएगी। तो आप किस तरह देखते हैं, मतलब समाजवादी पार्टी को किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि अब तो 37 सीटें जीत कर आ चुके हैं और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और उसकी जिम्मेदारी भी बड़ी हो गई है आप सब। तो आप एक तो गौतम बुद्ध नगर की जो सीट है जहाँ से आप चुनाव लड़ते रहे हैं और अपने पार्टी को मजबूत किया है, यहाँ समाजवादी पार्टी जीत क्यों नहीं पा रहे? दूसरा ये है कि आप ये बताएं हमें कि अगर किसी पार्टी के पास वैचारिक धरातल नहीं होगा तो क्या समाजवादी पार्टी को और ज़्यादा विचारधारा पर काम करना है, अपने कैडरों को और वैचारिक रूप से मजबूत करना है? आपको क्या लगता है, कमी है कोई? आपके काफी जो उसका उत्तर तो आपके सवाल में ही आ गया काफी हद तक था।
लेकिन यहाँ इस क्षेत्र की अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी जाए, जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, उसमें समाजवादी पार्टी के खिलाफ माहौल रहा है। 1992 1990 के आसपास यहाँ नेता होते थे महेंद्र सिंह भाटी, जो बहुत लोकप्रिय विधायक थे, बहुत मजबूत थे और काम करने वाले थे। उनके आज भी लोग याद करते हैं। उन्होंने बहुत क्षेत्र की एक आवाज थे। तो 13 सितंबर 1992 को उनका मर्डर हो गया था दादरी में, और उस मर्डर में डीपी यादव का नाम आया तो डीपी यादव को सजा भी हुई थी। सीबीआई ने जांच की, सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की और लोअर कोर्ट से डीपी यादव को उसमें सजा हुई थी, हाई कोर्ट से वो बरी हो गई बात। तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये सीट जो वैसे तो किसी भी जाति के लोग हों, जो महेंद्र सिंह भाटी के नाम पे उनके आज भी मतलब उनके प्रति लोगों के मन में सम्मान है। तो लोगों के अंदर ये धारणा थी कि डीपी यादव उस समय जुड़े हुए थे माननीय नेताजी से। तो लोगों में एक तो ये था कि महेंद्र सिंह भाटी के मर्डर में समाजवादी पार्टी का या नेताजी का हाथ, जबकि नेताजी का कोई हाथ उसमें था नहीं। डीपी यादव की व्यक्तिगत बातें थी, यहाँ की जो राजनीतिक बातें थी, जिनकी वजह से वो उसमें शामिल हो गए थे षड्यंत्र में। हत्या तो उनकी महेंद्र फौजी ने की थी, महेंद्र फौजी, लक्कड़पाला, वो सारी चीजें खुल गई थी बाद में। तो एक तो ये कारण रहा। बाद में भी कुछ पार्टी की ओर से गलतियां रही और पार्टी में कोई ऐसा नेता था ही नहीं। मैंने तो 2009 में पार्टी ज्वाइन की। पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं था जो पार्टी के लिए काम करे, पार्टी को बढ़ाने के लिए, पार्टी को जोड़ने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए। जो एक दो नेता यहाँ थे वो अपना निजी स्वार्थ पूरे करते थे। निजी प्रॉपर्टी बनाई, पार्टी का दुरुपयोग किया। जब सरकार आती थी पैसा कमाते थे, तो इस तरह पार्टी की छवि खराब थी। पार्टी सरकार से भी कुछ ऐसी गलतियां हुई दो चार, जैसे कि जब ये जिला बना था गौतम बुद्ध नगर, तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई, नेताजी ने जिला तोड़ दिया, खत्म कर दिया। तो इससे लोगों में और माहौल बना। तो इस तरह से कुछ अमर सिंह जी ने गलतियां की थी। जब अमर सिंह के हाथ में पावर होती थी, अमर सिंह ने कई बार लाठी वाठी चलवाई थी किसानों के ऊपर जी। और जाति हुई थी, कई जगह जमीनों पर कब्जे हुए थे। हालांकि जब नेताजी को पता चला तो नेताजी ने सॉल्यूशन किया। किसानों के मुआवजे भी नेताजी ने बढ़ाए, फिर अखिलेश जी की सरकार आई, अखिलेश जी ने बढ़ाए। लेकिन एक धारणा बनी हुई थी, समाजवादी पार्टी 1992 में गठन होने के बाद से पहली बार ये 2022 का चुनाव है जिसमें हम मुकाबले में रहे हैं और जमानत बची है पार्टी की। जी। मैं इस बार जो है दूसरे नंबर पर रहा था और 80,000 वोट हमने प्राप्त किए। जी। उससे पहले समाजवादी पार्टी 20,000 के आसपास रहती थी और चौथे नंबर पर रहती थी। सारे चुनाव 92 से अब तक के सारे चुनाव में जी। चौथे नंबर से ऊपर नहीं आई, छठे पे तो पहुंच गई। हाँ। और कभी जमानत नहीं बची। जी। तो ये कुछ कारण थे। अब वो कारण धीरे धीरे दूर हो गए हैं। हमने लोगों की गलतफहमी दूर की है और बहुत नए लोगों को जोड़ा है, यूथ को बहुत जोड़ा है, और जो पार्टी के वैचारिक जो धरातल है उसे भी मजबूत किया है। तो अब पार्टी है मजबूत है, कम से कम मुकाबले में तो है। 2014 में आपके पास ऑफर आया था बीजेपी ज्वाइन करने का। ज्वाइन कर लेते तो आपको लगता है आपका पॉलिटिकल करियर आज से काफ़ी बेटर होता? बत्ती, गाड़ी और पैसे को कोई पॉलिटिकल कैरियर मानता हो तो मैं तो उसे मानता नहीं। मैं पॉलिटिकल कैरियर मानता हूँ विचारधारा। जी जी जी। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा से मैं इतनी गहराई से परिचित हूँ और मैं उसका इतना घोर विरोधी हूँ, उनकी विचारधारा, उनकी राजनीतिक शैली का, कि मैं जीवन में कभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ही नहीं सकता। तो ये है बात। ऑफर मेरे पास जरूर थी। मेरे पास 2007 में बीएसपी की ऑफर भी थी। यद्यपि बीएसपी से कोई हमारा वैचारिक वो नहीं है मतभेद, लेकिन 2007 में मुझसे ये कहा गया था कि 10 लाख रुपए का इंतजाम करो, तुम्हारा टिकट करा देंगे। तो मैंने कहा अगर बिना पैसे टिकट देते हो तो मैं तैयार। पैसे देकर टिकट नहीं लूंगा। मैं चुनाव लड़ता हूँ विधानसभा को 2 बार। मैं समाजवादी पार्टी से लड़ा, उससे पहले निर्दलीय भी लड़ा था। मैं 1 रुपया जेब से खर्च नहीं करता हूँ। शायद आपको पता है और भी नेता होंगे लेकिन कम मिलेंगे। 1 रुपया भी मैं जेब से खर्च नहीं करता हूँ। जो जनता देती है, चंदा देती है, उसी में चुनाव लड़ता हूँ। मैं शराब नहीं बांटता चुनाव में। मैं कोई ऐसे तिकड़ा में या मैं मतलब मेरा ये नहीं होता कि कुछ भी करो कैसे। मैं गलत बातों का समर्थन नहीं करता। चुनाव के बीच में भी कोई गलत बात कहे मैं उसका विरोध कर देता हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास जो एक वैचारिक आधार था, यहाँ आपने पार्टी को मजबूत किया। समाजवादी पार्टी में क्या वो स्पेस है किसी वैचारिक व्यक्ति के लिए? नहीं, समाजवादी पार्टी में तो बहुत विचार का सम्मान किया जाता है, कार्यकर्ता का सम्मान किया जाता है। मैं तो अब तो बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ। नेताजी भी ये रखते थे, नेताजी भी वैचारिक लोगों को पसंद करते थे। नेताजी कविता को भी
कवियों को, पत्रकारों को, लेखकों को बहुत सम्मान देते थे। आप मिले हैं कभी नेताजी से? आपकी नेताजी से बातचीत तो हुई? हम बहुत बार मिले, कई बार मिले। नेताजी से तो मेरी व्यक्तिगत ऐसे बैठ के भी बात हुई तो मिले, लेकिन ज़्यादा तो मेरी मुलाकात अखिलेश जी से ही रही है। ज़्यादा संपर्क में मैं अखिलेश जी का ही रहा, और अब मैं अखिलेश जी को भी देखता हूँ कि वो भी वैचारिक लोगों को पसंद करते हैं और विचारधारा पे बहुत, अब वो बिल्कुल मैच्योर हो चुके हैं। अब उनके अंदर कोई दुविधा नहीं है। 85-15 की बात कर रहे हैं। जो भी बातें हैं वो सब जो चाहे, देखिए, सामाजिक न्याय, समाजवाद और पंथनिरपेक्षता, जी ये 3 मूल स्तंभ हमारे भारत के संविधान के भी हैं और भारतीय राजनीति के भी हैं। जी। और अखिलेश जी तीनों के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं वैचारिक तौर पे। अखिलेश जी के अंदर अब कोई दुविधा नहीं है। 2019 में बीएसपी से जो गठबंधन था सपा का, वो टूट गया। मायावती जी ने कहा कि 2019 में, हाँ, तो मायावती जी ने बोला कि अखिलेश जी फोन भी नहीं उठाते थे। देखिए, ये तो नेताओं की पहली बात तो ये व्यक्तिगत उनकी बात है, उठाया या नहीं उठाया ना हमें पता ना आपको पता। लेकिन नेताओं का तरीका होता है कि जब मिल रहे हैं तो 10 खूबी बता देंगे, और जब तो गठबंधन तोड़ना है तो बहाना कुछ ना कुछ चाहिए। अगर ये आप मान लो कि नहीं भी उठाया था तो ये बहुत छोटी सी वजह नहीं थी गठबंधन तोड़ने के लिए। ये कोई बड़ी वजह थी। बहन जी को गठबंधन तोड़ना था तो फिर कुछ भी बहाना बना लो। अखिलेश जी के स्वभाव ही नहीं है, उनकी आदत ही नहीं है। वो तो आम आदमी को भी इतना सम्मान देते हैं, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी इतना सम्मान देते हैं। वो किसी को कभी इस तरह अवमानना करते ही नहीं किसी की। तो ये संभव ही नहीं है कि अखिलेश जी, बहन जी फोन करती हैं। और वो अखिलेश जी ने सफाई दी भी थी कि मैं मंच पे था, कार्यक्रम में था। अब हो सकता है उस समय कोई कॉल आई हो। दलित समाज के लिए जितना बहन जी ने किया उतना सपा ने नहीं किया, तो इसमें सपा की अपनी गलती है। दलित समाज के लिए जो वैचारिक आधार जो तैयार किया वो तो बाबा साहब ने तैयार किया, और जो उसे व्यवहार में उतारा, उसे राजनीतिक ताकत दी, वो मान्यवर काशीराम ने दी। इन 2 लोगों का तो मैं भी और मेरी पार्टी भी और मेरे नेता भी, अखिलेश यादव जी भी, सब सम्मान करते हैं, सब शीश झुकाते हैं। अब हमारे कार्यालय में काशीराम जी की भी जयंती और पुण्यतिथि मनाई जाती है, क्योंकि वो एक महान विचारक थे, दार्शनिक थे और उन्होंने काम किया। लेकिन बहन जी ने तो खाली सरकार चलाई है। बहन जी की तो कोई ऐसी उपलब्धि है नहीं, बड़ी उपलब्धि तो बसपा से, बसपा की विचारधारा से, मान्यवर काशीराम जी की विचारधारा से हमारा कोई मतभेद नहीं है। लेकिन बहन जी की कार्यशैली से हमारा मतभेद है। बहन जी किन कारणों से क्या निर्णय लेती हैं, कब पलटी मार जाएं। जब बहन जी बोलती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलती हैं, हमला करती हैं तो समाजवादी पार्टी पे करती हैं, बीजेपी पे कभी हमला नहीं करती। सपा की क्या पॉलिसीज रही दलित समाज के लिए? दलित समाज, दलित और पिछड़ा दोनों ही समाजों के साथ अन्याय हुआ है। लंबे जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, सामाजिक व्यवस्था में इनके साथ भेदभाव हुआ है। शिक्षा से वंचित रखा गया, संपत्ति से वंचित रखा गया, सत्ता से वंचित रखा गया, सम्मान से वंचित रखा गया। उसकी भरपाई के लिए इन्हें विशेष अवसर देकर आगे लाने की जरूरत है। इसीलिए हमारे संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई कि इन्हें बराबरी में लाने के लिए कुछ दिन विशेष अवसर देने पड़ेंगे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जो विशेष अवसर का प्रावधान है, जो आरक्षण की व्यवस्था है, उसको लगभग इन्होंने खत्म कर दिया। वो हर भर्ती में, हर परीक्षा में देखी जा रही है। तो अब ये होता है कई बार, तो कई परीक्षाओं में कि जनरल की जो कट ऑफ है वो नीचे रह जाती है, ओबीसी की कट ऑफ ऊपर चली जाती है। तो फिर आरक्षण का अर्थ क्या रहा? ईडब्ल्यूएस कोटा भी आ गया है। नहीं, आरक्षण को इन्होंने बैरियर बना दिया है कि नहीं इससे ज्यादा पिछड़े नहीं आएंगे जी। तो इसीलिए अब जो मांग चल रही है जाति जनगणना की चल रही है कि ये पता चले स्पष्ट तौर पे। हम मानते हैं कि ओबीसी 65% है देश में। तो अगर आप ये कर रहे हो कि ओबीसी हर हाल में ओबीसी गिना जाएगा, चाहे मेरिट में भी आए, तो फिर उन्हें 65% जगह दीजिए आप। तो ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है। तो दलितों के लिए भी, आपने दलितों पे सवाल पूछा, दलितों के लिए भी, पिछड़ों के लिए भी ये लड़ाई लड़ने की जरूरत है, और जिसे समाजवादी पार्टी बहुत ईमानदारी के साथ और बड़ी ताकत के साथ लड़ रही है। चंद्रशेखर आजाद को कैसे देखते हैं, पॉलिटिकल थ्रेट या फिर कोलैबोरेटर के रूप में? चंद्रशेखर आजाद व्यक्तिगत, मेरी उनसे व्यक्तिगत संपर्क है मेरा। व्यक्तिगत तौर पे बहुत बढ़िया आदमी है जी, और ऊर्जावान है। उसके अंदर पीड़ा है, समाज की अपनी दिक्कतें हैं, जो समाज के साथ अन्याय हुआ है, उन सब बातों को लेकर जो उस अन्याय को दूर करने के लिए क्या किया जाए। लेकिन राजनीतिक रूप से अभी मुझे लगता नहीं कि वो कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर पाए हैं या कुछ बड़ा कर पाएंगे। अभी ज़्यादा उम्मीद लगती नहीं। व्यक्तिगत तौर पर मैं उनका समर्थक हूँ, लेकिन राजनीतिक तौर पर अभी मुझे बहुत ज़्यादा संभावनाएं दिखाई देती नहीं।
जी जी। तो सर 2019 में जो गठबंधन टूटा समाजवादी पार्टी और बसपा का, क्या आपको लगता है इस गठबंधन को जब बहन जी ने तोड़ा तो सामाजिक रूप से दलित ओबीसी कहीं ना कहीं इकट्ठा आ रहा था, भले वोट में आपको ना दिख रहा हो और वोट में भी दिखा है, तो ये जो गठबंधन टूटा क्या समाज का कोई नुकसान हुआ? देखिए, ये जब आज़ादी की लड़ाई के तुरंत बाद बाबा साहब भी और लोहिया जी भी कांग्रेस से अलग हो गए थे और लोहिया जी ओबीसी की आवाज, मुखर आवाज थे। जी लोहिया जी ने सन 62-63 में नारा दिया था कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। 100 में 60% आरक्षण वो चाहते थे जी और बाबा साहब दलितों की आवाज मुखरता के साथ उठा रहे थे। तो उस समय ही ये प्रयास हुए थे कि बाबा साहब और लोहिया जी एक साथ आ जाएं और ओबीसी दलित मिलकर एक बड़ी ताकत बने। तो जो सामंतवादी लोग थे उन्हें चिंता होनी वाजिब थी कि अगर ये मिल गए तो फिर राजनीति में बचेगा क्या। जी तो उन्होंने उनके बीच मतभेद पैदा किए, उन्हें एक नहीं होने दिया। फिर 1993 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में मान्यवर काशीराम और नेताजी ने गठबंधन किया। नेताजी ने इटावा से काशीराम जी को जितवा के लोकसभा में भेजा। जी काशीराम जी तब तक तो चुनाव खूब लड़े थे लेकिन जमानती जब्त होती थी। हाँ पहली बार अगर मान्यवर काशीराम को संसद में भेजा तो समाजवादी पार्टी ने भेजा, मतलब नेताजी ने भेजा। फिर गठबंधन करके चुनाव लड़े, उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। उस सरकार को भी, उस गठबंधन को भी षड्यंत्र पूर्वक तोड़वाया गया। जो गेस्ट हाउस कांड है वो जो है साजिशन था। वो विधायक नहीं चाहते थे सरकार गिरे, विधायकों को बंधक बना कर रखा गया, तो उसमें बीजेपी का पूरा भूमिका थी। और तीसरा गठबंधन ये हुआ, तीसरा प्रयास ये हुआ। जी और ये गठबंधन में भी, इसमें भी कुछ न अंदर षड्यंत्र हुए। और ये फिर, लेकिन एक चीज जरूर हुई है कि समाज ने ये समझ लिया कि ये गठबंधन होना चाहिए, ये जरूरी है। और ये भी समझ लिया कि अखिलेश यादव इस बारे में ईमानदार हैं, वो चाहते हैं कि, तो अब समाज गठबंधन कर रहा है। अब मुझे लगता है कि आगे नेताओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो अखिलेश जी ने पीडीए का नाम दिया है, उस पीडीए में दलित समाज स्वयं ही सम्मिलित है। और इस 22 के चुनाव में भी और 24 में खास तौर से काफी संख्या में वोट दलित समाज को समाजवादी पार्टी की तरफ आया है। और अखिलेश यादव ने जो कुछ निर्णय लिए हैं, अब वो कोई बड़ा नेता ही ले सकता है। जैसे मेरठ और फैजाबाद से जनरल सीट पे एससी को लड़ा देना, बिल्कुल। और अभी ये उपचुनाव हुए, इनमें भी गाजियाबाद से जाटव को चुनाव लड़ा देना। तो अखिलेश यादव के इस तरह के निर्णय और इस तरह की सोच, वो जो सम्मान दे रहे हैं दलित समाज को और जो एक भाईचारा कायम कर रहे हैं, उससे मैं समझता हूं कि अब पार्टियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब समाज ही का ही गठबंधन हो जाएगा और पूरा पीडीए अखिलेश यादव के साथ खड़ा हो जाएगा। तो लगभग हो चुका है। जी सर, आप लोगों ने मुद्दा बनाया और बहुत सारे लोगों ने बनाया चुनाव से पहले कि संविधान को खतरा है बीजेपी से। तो कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या अब जब चुनाव बीत गया है तब भी खतरा है कि नहीं संविधान को? नहीं, हमारी सबसे बड़ी जो कमजोरी वो ये है कि मीडिया हमारे साथ नहीं देता और मीडिया के लोग ठीक से बात को पेश नहीं करते। ये मीडिया सबसे ज्यादा इस भ्रम को तोड़ने में लगा हुआ है, इस धारणा को तोड़ने में लगा हुआ है कि ये फर्जी था, ये फर्जी मुद्दा था, संविधान को कोई खतरा नहीं है। संविधान को तो खतरा पहले भी था और आज भी है। और अगर मोदी जी को 400 मिल जाती तो देखते आप क्या होता। जी पहली बात तो संविधान की, आप उसमें जाएंगे अगर भूमिका में, तो आरएसएस और बीजेपी और जनसंघ का कभी भी संविधान के प्रति आस्था रही नहीं, कभी भी। जी। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकृत हुआ संविधान सभा में, उसके 2 दिन बाद ही ऑर्गेनाइजर में तब के जो संघ प्रमुख थे गोलवलकर, उन्होंने लेख लिख के बाकायदा इसका विरोध किया। उन्होंने कहा हम इस संविधान को नहीं मानते, कटिंग पेस्टिंग का संविधान है, विदेशी संविधानों की नकल करके बनाया गया है, हमारा संविधान मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए। जी। ये लेख अब भी मौजूद है, वो तो अखबार तो कहीं गया नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद भी समय समय पर ये बयान देते रहे। इनके एक और वो थे, क्या थे, 90 के आसपास जो संघ के प्रमुख थे, रज्जू, नहीं रज्जू भैया के बाद जो बने थे, रज्जू भैया से पहले थे शायद वो, अच्छा नाम याद, क्या नाम, उन्होंने बाकायदा एक अखबार को इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। मोहन भागवत भी तो बोलते हैं। ये तो अब मोहन भागवत पर आ रहा हूँ। अब मोहन भागवत ने भी बयान दिया था कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। जी। और अटल जी की सरकार में तो समीक्षा आयोग बना दिया गया था, संविधान समीक्षा आयोग का गठन कर दिया गया था। तो संविधान बदलने की तो इनकी लगातार प्रयास रहे हैं, चेष्टा रही है और लगातार ये संविधान पर सवाल उठाते रहे हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया अभी पिछले सप्ताह ही कि वो सेकुलर और सोशलिज्म शब्द नहीं हटाए जाएंगे। जी।
उस पर बीजेपी वालों ने सबने प्रतिक्रिया दिया कि ये गलत है, ये गलत, इमरजेंसी में जोड़े गए थे। मतलब कभी भी जोड़े गए थे, लेकिन आप धर्मनिरपेक्षता, जो पंथ निरपेक्षता चाहते हैं कि नहीं चाहते, आप समाजवाद चाहते हैं कि नहीं चाहते, आप सामाजिक न्याय चाहते हैं कि नहीं चाहते, मूल प्रश्न तो ये है जी जी। तो इनके खिलाफ ये हमेशा बोलते रहे हैं। और अभी जो ये हुआ है, जो अभी झगड़ा हुआ है नहीं संभल में, अब आप देखिए कि एक आदमी कहीं, उसने उसको विष्णु शंकर जैन का आपने देखा बयान, वो कह रहा मुझे सपने में वो हुआ था, आभास हुआ था। एक वकील के सपने में आ रहे तो एक वकील को सपना आता है और वो कोर्ट में आ जाता है मुंह उठा के, और जज तुरंत आदेश कर देता है बिना विपक्ष को नोटिस जारी किए, और ढोल नगाड़े के साथ। ये तो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि दूसरे पक्ष को सुने बिना आप फैसला नहीं देंगे, बिना नोटिस दिए वो आदेश कर देते हैं। 1 बजे विष्णु शंकर, वो जो कौन है, हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन के बेटे, 1 बजे वो अपने पिताजी के सपने के आधार पे जो है प्रार्थना पत्र देते हैं। 3 बजे जज आदेश कर देता है सर्वे के, 5 बजे सर्वे हो जाता है। तो ये संविधान का उल्लंघन है या नहीं है? अगर इस तरह देश चलेगा तो संविधान बचाएगा कहाँ? तो सर, आपको ये लगता है कि मुसलमानों पर हमला बढ़ चुका है इस देश में, और इस सवाल को बहुत लोग डक कर दे रहे हैं, जैसे बाउंसर डक किया जाता है क्रिकेट मैच में, तो ऐसे लोग कह रहे हैं कि वो बॉल ऊपर से गुजर जा रही है। तो ये जो बाउंसर लोग फेंक रहे हैं, जो बीजेपी के लोग, तो आप सोचिए कि इसमें सर जो हमला बढ़ा है, क्या ये 1990 वाली स्थिति बनाई जा रही मुसलमानों के खिलाफ? और एक स्टोरी आपके पास 90 की भी है कि बाबरी के समय क्या हुआ, तो वो भी बताएं, बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे। नहीं, असल में एक तो बात यह है कि अयोध्या के मसले में जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, जब विवाद चल रहा था, तो हमारी पार्टी भी और अन्य पार्टियां भी ये बात कहते थे, और मुस्लिम समुदाय भी ये बात कहता था कि ये इस विवाद का हल या तो आपसी सहमति से हो या कोर्ट आदेश, जो कोर्ट के निर्णय पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दे दिया, चाहे कैसे भी दिया, उसमें कुछ भी इफ एंड बट है, चाहे हम उससे सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, या उसमें पूरी सुनवाई हुई या नहीं, तथ्यों को अवॉइड किया गया, कुछ भी किया गया, लेकिन जब एक न्यायालय ने फैसला दे दी तो उसके बाद से मेरे ख्याल से हम किसी ने सवाल नहीं उठाया, हम भी नहीं उठा रहे, कोई नहीं उठा रहा। मंदिर बन गया, ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अच्छी बात है, लोगों को जिनकी आस्था है वो अपना वहां दर्शन करें, पूजा करें। लेकिन इसको लेके आपको एक मामले में सफलता मिल गई, इसको लेके अब आप ये चाहें कि हमें हर जगह विवाद पैदा करने हैं, तो वो किसके हित में है? वो तो किसी के हित में नहीं है। अब इसमें सफलता मिल गई, मैं इसलिए कहता हूं कि ये भी इसी तरह षड्यंत्र पूर्वक ही इसकी शुरुआत हुई थी। 23 दिसंबर 1949 की तारीख थी, 5 लोग मूर्ति लेके आए, इसमें हल्का फुल्का विवाद था, कोई गंभीर विवाद नहीं था, ना कोई बड़ा आंदोलन हुआ था, ना कहीं कोर्ट में केस था, हल्का फुल्का लोग जैसे कहते रहते थे यार ये मस्जिद जो है ये तोड़ के बनाई गई थी, ये इस तरह का माहौल था। तो उस समय एक डीएम होते थे, गोंडा जिले में थे वो उस समय, के नैयर, और जो योगी आदित्यनाथ जी के गुरु थे महंत अवैधनाथ, उनके गुरु थे महंत दिग्विजयनाथ। दिग्विजयनाथ की उनसे मित्रता थी, और एक कोई राजा थे गोंडा जिले के किसी रियासत के पुराने, ये तीनों कहीं वो टेनिस वेनिस खेलते थे और तीनों मिलते थे। तो वहाँ इन्होंने कहा कि भाई ये होना चाहिए, तो वो के नैयर ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम एक बार इस पर कुछ ऐसा बखेड़ा कर दो, और फिर मैं, तो के नैयर ने अपना ट्रांसफर फैजाबाद कराया, और इन्होंने तीनों तो ये थे, एक हनुमान प्रसाद पोद्दार थे गीता प्रेस गोरखपुर वाले, और एक और थे कोई संघ के नेता थे, ये 5 लोग गए, रामलला की मूर्ति कहीं से बनवा के लाए, और इन्होंने जाकर जबरदस्ती 23 दिसंबर 1949 को मूर्ति रख दी, और के नैयर ने उस पर ताला लगा दिया। उस दिन से पहले दिन तक हर जुम्मे को वह नमाज होती थी जी। उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ते थे। तो के नैयर ने कहा कि अब ये क्योंकि विवाद हो गया है, पहले से योजना थी उनकी जी। उसने उसमें ताला लगा दिया मस्जिद में। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय वो थे, प्रधानमंत्री थे, गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने गोविंद बल्लभ पंत को 2 पत्र लिखे कि ये गलत हुआ है, ये ताला खुलवाया जाए, और पंत जी ने डीएम को पत्र लिखे, डीएम ने उनके पत्र नहीं, उन्होंने जवाब लिख दिया कि यहाँ जनता में आक्रोश है, यहाँ शांति भंग हो सकती है, इसलिए अब इसमें छेड़छाड़ न की जाए जी। जबकि कोई ऐसा आक्रोश उस समय तक नहीं था। वो के नैयर बाद में जनसंघ से सांसद हुए। 6 दिसंबर 1992 को जब मस्जिद गिराई गई, तब एसएसपी थे, वहां के कप्तान थे डीबी राय जी। वो डीबी राय बाद में बीजेपी से सांसद हुए 2 बार जी। महंत दिग्विजयनाथ भी सांसद हुए जी।
उनके शिष्य अवैधनाथ भी सांसद हुए, उनके परिवारवाद के प्रोडक्ट हैं। हाँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो विवाद पैदा किया गया था जानबूझ के, वो केस चलते चलते यहाँ तक आए और वो परिणति ये हुई कि मस्जिद गिरा दी गई और मंदिर अब बन गया। लेकिन चलो हम इस पे ये कर लें कि यार अब तो बन गया, अब तो शांति करो। अब अगर हर मंदिर के नीचे, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग तलाशे जाएंगे, अभी संभल में हो रहा है, फिर वहां चले गए अजमेर, उसके बाद एक और राजस्थान में कोई 2.5 घर का झोपड़ा करके कुछ आ रहा है, वो मस्जिद है कोई, मस्जिद पर भी बयान, और दिल्ली की जामा मस्जिद, उधर ताजमहल भी कह रहे तेजो महल है। तो अगर हर मस्जिद पे विवाद किया जाएगा और इस तरह झगड़े होंगे तो देश का क्या होगा जी। और जबकि 1991 का कानून है, 1991 में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, वो ये कहता है कि इसके बाद जो 47 से पहले जिस हालत में थे वो किसी धर्म स्थल का चरित्र बदला नहीं जाएगा। तो न तो एक्ट को मान रहे हैं, तो ये भी तो संविधान का उल्लंघन है। तो इसका मतलब है कि देश में सांप्रदायिकता बढ़ चुकी है, षड्यंत्र पूर्वक बढ़ा रहे हैं। अखिलेश जी ने बयान दिया कि ये पूरा भारत खोदना चाहते हैं। हाँ, जब देखिए, जब सरकार सांप्रदायिकता करने पे आ जाए, लोहिया जी एक बात कहते थे, लोहिया जी ने कहा कि सांप्रदायिकता खराब चीज है, लेकिन बहुमत की जो क्या कहते हैं, बहुसंख्यक की सांप्रदायिकता और भी खतरनाक है। और सरकार की सांप्रदायिकता जो है विनाशकारी होती है, सरकारी मशीनरी। तो यहाँ दोनों चीज हैं, बहुसंख्यक समाज और सरकार दोनों मिलकर सांप्रदायिकता कर रहे हैं। सरकार जब दंगे कराने पाएगी तो दंगे तो हो ही जाएंगे, जिसको काम रोकने का वही दंगे कराएंगे। तो क्या आपको नहीं लगता सर कि समाजवादी पार्टी की भूमिका बढ़ चुकी है ऐसे दौर में? समाजवादियों की हमेशा से, चाहे नाम कुछ भी रहा हो पार्टी का, कभी सोशलिस्ट पार्टी रहा, कभी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी हो गया, कभी लोक दल हो गया, कभी जनता दल हो गया, नाम बदलते रहे जी। लेकिन जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जो समाजवादी लोग रहे हैं, वो हमेशा ही पंथ निरपेक्षता के समर्थन में रहे हैं, धार्मिक भाईचारे के समर्थन में रहे हैं, सामाजिक न्याय के समर्थन में रहे हैं। उन्होंने हमेशा कट्टरवाद का विरोध किया है, पाखंड का विरोध किया है, आज भी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी कर रही है। और समाजवादी पार्टी की इसमें भूमिका बढ़ जाती है, बात आप ठीक कह रहे हो। हमें देश को अगर आगे ले जाना है तो सांप्रदायिकता का विरोध करना पड़ेगा। और ये संघ और बीजेपी वाले लोगों के दिमाग में, या पता नहीं इनके उसमें क्या कमी है, इनके माइंडसेट में, कि ये कुछ सीखते भी नहीं अनुभवों से। दुनिया में जो देश धर्म के आधार पर स्थापित हुए सब बर्बाद हैं, सब, चाहे हिंदू या मुस्लिम या सिख, कोई भी, ईसाई कोई भी। नेपाल को हिंदू राष्ट्र छोड़ के संविधान की शरण में आना पड़ा, लोकतांत्रिक राष्ट्र बनना पड़ा जी। और नेपाल के लोग अब कह रहे हैं कि भैया हमने भुगत लिया हिंदू राष्ट्र को, तुम हिंदू राष्ट्र के चक्कर में मत पड़ो। ईरान, इराक, सीरिया जैसे देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश इसलिए बर्बादी के ओर हैं क्योंकि वो धार्मिक राष्ट्र हैं जी। तो धर्म के नाम पे जो उन्माद आप पैदा कर रहे हो, ये देश हित में नहीं है, देश की प्रगति में बाधक है। देश संविधान से, लोकतंत्र से और कानून से ही आगे बढ़ सकता है। सवर्णों के द्वारा ये आर्ग्यूमेंट आता है अक्सर कि जो दलित बहुजन तबके के लोग हैं ये कम्युनलिज्म के और संघियों के फुट सोल्जर बन गए हैं। हाँ, नहीं, ये किसी हद तक ठीक बात है। ये अयोध्या का जो मामला था, राम मंदिर आंदोलन था, उसमें सारे जो मुख्य चेहरे थे जो आ गए थे वो सारे ओबीसी थे। याद करो आप, कल्याण सिंह, विनय कटियार, उमा भारती, रितंबरा जी, सब ओबीसी थे। और चालाक लोग हैं जो मतलब क्या कहेंगे, ताकतवर लोग हैं, वो अक्सर करते भी यही हैं कि भाई मैं मंत्र पढ़ूंगा और बिल में हाथ तुम दो तो वो भोले भाले लोगों को भड़का के ही उनसे उनका दुरुपयोग करते हैं। ये तो दलित और ओबीसी को समझना चाहिए कि तुम्हें अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके रोजगार पे ध्यान देना चाहिए। ये धर्म और जातियों की लड़ाई, ये कोई, इससे कुछ अच्छा हासिल होने वाला नहीं है जी। आप बाबाओं से क्यों सर नाराज रहे? आप लगातार लिखते हैं कि ये पाखंड फैला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ये आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस देश में जो बाबा हैं, खासकर जो धार्मिक धर्म गुरु हैं, तो आप बाबाओं से क्यों नाराज रहते हैं? नहीं, मेरी अध्यात्म में बहुत रुचि है और मैं आध्यात्मिक लोगों को बहुत पसंद करता हूँ और आध्यात्मिक लोगों को बहुत सम्मान भी करता हूँ और मैं उनके किताबें भी पढ़ता हूँ, उनके प्रवचन भी सुनता हूँ। लेकिन अध्यात्म और संत जो होते हैं, संत, साधु, महात्मा पूजनीय होते हैं, सम्माननीय होते हैं और वो जो है समाज को के लिए रचनात्मक भी करते हैं। तो मैंने ये कभी नहीं, मेरी भावना रही है, मैंने कभी ये सोचता भी नहीं हूँ मैं कि बाबाओं के खिलाफ
पर्टिकुलर बाबा के खिलाफ किसी के। जी अब जो इसमें उसका ड्रेस पहन के साधु की और चोर का काम कर रहे हैं तो उनका तो विरोध करना चाहिए। जी अब ये हमारे, अब एक तो यही है, क्या नाम है इसका, धीरेन्द्र शास्त्री, हाँ, इसके आप बयान, कई लोगों के तो ऐसे बयान आते हैं कथावाचक। अब ये हैं जो इनके गुरु हैं, क्या नाम है उनका, अनिरुद्धाचार्य। हाँ अनिरुद्धाचार्य, ना, जो इनके धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु हैं। अच्छा हाँ जान गया, जो ब्लाइंड है। हाँ, जी जी जी, क्या नाम है उनका, नाम भूल तो गया। वो कह रहे हैं कि वो ब्राह्मणों में भी बांट रहे हैं। रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं वीडियो आया था कि ये दीक्षित, पाठक और ये जो 4-5 उनके नाम लिए त्रिगुणायत, ये नीच ब्राह्मण होते हैं। नीच ब्राह्मण होते हैं। कह रहे हम इनमें, इनके घरों में बेटियां नहीं देते। अब जो ऐसी खराब बात कहे, इस तरह के विभाजनकारी बात कहे, उसे कैसे महात्मा मान लें? सवाल तो ये है। अभी आपने अब ये जो राम रहीम और आसाराम जैसे लोगों को कैसे महात्मा मान लें? आपने बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी थी रामभद्राचार्य ने नेताजी और कांसीराम साहब का, जिस तरह मजाक उड़ाया। देखिए, अब आप अगर आध्यात्मिक पुरुष हैं, आप संत हैं, आप कथावाचक है, तो आपको राजनीति से क्या लेना देना? वो भी इतने अभद्र भाषा में कह रहे हैं कि मरे मुलायम काशीराम, जोर से बोलो जय श्री राम। मरोगे तो मरना तो सब है भैया। बिल्कुल। ये भी अभी महाराज भी बीमार हुए थे, अभी हॉस्पिटल में गए। तो क्या कोई ग्रंथि है जाति की क्या उनके अंदर जो श्रेष्ठता बोध है? क्योंकि एक जैसे कोई विकलांग व्यक्ति है तो समाज में ज्यादातर देखा जाता है कि उसको सही से लोग नहीं देखते हैं, उसके साथ सही बिहेव नहीं करते हैं। तो क्या वो वाली बात सही हो रही कि शूद्र गवार ढोल पर सुनारी, पूजे विप्र सकल गुणहीना? तो ये दुर्भाग्यवश बहुत लोग ऐसे हैं जो इस बात में विश्वास करते हैं। ऐसी घटिया, उसमें जैसे मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि शूद्र को अध्ययन का अधिकार नहीं है, धन एकत्र करने का अधिकार नहीं है, वो नए वस्त्र न पहने, पक्के मकानों में न रहें, उनके टूटे फूटे बर्तन हो, इनके धन भी जो है सुअर और मुर्गे वगैरह ही जी। तो और उसका एक ही काम है, सेवा करना। शूद्र को बाकी 3 वर्णों की सेवा करनी चाहिए। ये बिल्कुल अवैज्ञानिक, अतार्किक, अन्यायपूर्ण और अमानवीय व्यवस्था है जी। किसी भी तार्किक व्यक्ति को इस व्यवस्था का समर्थन नहीं करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश इस देश में बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो इस व्यवस्था का आज भी समर्थक है। आज भी ये मानते हैं, जब रामचरितमानस की पंक्तियों पर जब वो उठी, आवाज उठी, तो उसमें तर्क कुतर्क तो करने लगे, इतनी हिम्मत नहीं कर पाए। देखिए, कोई व्यक्ति पूरी तरह सही नहीं होता और कोई व्यक्ति पूरी तरह गलत नहीं होता। हमें अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। कितने ही महान कवि रहे संत तुलसीदास, कितने ही बड़े संत थे, लेकिन अगर कोई बात उन्होंने गलत कह दी है तो हमें उसे खारिज करना चाहिए। स्वामी दयानंद का मैं समर्थन करता हूँ कि उन्होंने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई, पाखंडों के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उनकी सत्यार्थ प्रकाश में 2 बातें मुझे इतनी खराब लगी, मैंने उनका विरोध किया। एक तो उन्होंने लिखा है कि 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष के पुरुष का विवाह उत्तम है। तो मैंने कहा भाई ये बिल्कुल अतार्किक है, ये व्यवहारिक नहीं है। दूसरे उन्होंने लिखा है कि स्त्री को बच्चा पैदा होने के बाद केवल 6 दिन तक दूध पिलाना चाहिए, 6 दिन के बाद दूध नहीं पिलाना चाहिए। ये भी गलत है। बिल्कुल। और उसमें उनके जो शब्द हैं वो ये मानते हैं कि दूध पिलाने से स्त्री का जो सुंदरता है वो नष्ट हो जाती है। वो कहते हैं कि वो दवाई का वो करे, लेप करे स्तन के ऊपर, उससे दूध का स्रावित होना बंद हो जाएगा और वह पुनरपि युवती हो जाएगी। और अगर दूध पिलाना तो धाय रखे। अब आप एक बात गंभीरता से सोचिए कि आप संत हैं, धाय भी तो स्त्री होती है। वो भी तो कोई स्त्री ही, उसका भी तो सौंदर्य है। उसका भी तो अपना बच्चा है, वो अपना दूध अपने बच्चे को पिलाएगी, तुम्हारे बच्चे को पिलाएगी। यानी कि आप जो है शोषण के समर्थक हैं, वर्ण व्यवस्था वाले। उसके जो अमीर लोग हैं वो गरीब औरतों से अपने बच्चों को दूध पिलवाएं। तो गलत बात कोई कहे, मैं स्वामी दयानंद के प्रति सम्मान रखते हुए भी उनकी इन 2 बातों को विरोधी हूँ। तो यही तुलसीदास ने जो लिखा है, जो कई जगह जो तुलसीदास ने तो जहां भी मौका मिला है वहां शूद्रों को और स्त्रियों को गालियां दी हैं और कई जातियों के नाम ले लेकर गाली दी हैं। वो सर एक दोहा है, बड़ा फेमस है। हाँ। आप लगातार होल किरात का कलवारा। हाँ, वो है, क्या है वो, जय वर्णाधम। हाँ, श्रवण कुमार कुछ ऐसे करके। हाँ, किरात कलवारा, कुछ जातियों का नाम उन्होंने जिक्र किया है जिसमें जिसको बार बार अपमानित कर रहे हैं। नहीं, मेरे अभी ध्यान आ जाएगा, मैं अभी बता दूंगा। बाकी निषादों के बारे में कई जगह लिखा उन्होंने। हाँ। जब देखिए तुलसीदास जी ने क्या किया है, मूल रामायण तो वाल्मीकि लिख चुके थे जी,
कथानक तो जो कतु है, कहानी तो वही है। इन्होंने उस अवधि में ही तो लिख दिया है। जी। जब हम वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं तो राम जब गंगा के किनारे पहुंचते हैं तो निषाद राज आते हैं, तो राम वो भी अपने क्षेत्र के राजा हैं जी। उनका भी राज्य है, तो राम उनसे राजा की तरह ही पेश आते हैं, उन्हें गले लगाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तुम हमारे मित्र हो, ये जी। बड़ा आदर का भाव है। तुलसीदास जी ने उसमें अपनी जाति मानसिकता घुसा दी है कि निषाद को उनके पैरों में लिटा दिया है। हाँ। और निषाद से खुद ही कहलवाया है हाँ। कि हम तो नीच जात हैं जी, हम तो बर्तन और कपड़े चुरा लेते हैं और हम तो तो ये खराब मानसिकता है। ऐसी स्त्रियों के लिए सबरी से जब राम मिलते हैं तो वाल्मीकि रामायण में सबरी का पूरा सम्मान करते हैं। हाँ। और तुलसी जी ने क्या कहलवाया है, सबरी कहती है कि अधम जात में जड़ मत भारी, केही विधि स्तुति करो तुम्हारी। मैं तो नीच जात हूँ और इसलिए मूर्ख हूँ, जड़मती, जड़ बुद्धि हूँ, मतलब मूर्ख हूँ। और किस तरह आपकी पूजा अर्चना, मैं कैसे आपकी पूजा करूं, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो नीच जात हूँ इसलिए मूर्ख हूँ। स्त्रियों के बारे में इतनी खराब बात उन्होंने लिखी है एक जगह तुलसीदास जी ने, वैसे तो बहुत जगह लिखा हुआ है स्त्रियों। अब जैसे प्रकृति चित्रण है वाल्मीकि रामायण में, इतना सुंदर प्रकृति चित्रण है कि वो फूल खिले हुए हैं, पेड़ हैं, पानी बरस रहा है, ये सब तुलसीदास जी ने उसमें भी घुसा दिया अपना। राम कह रहे हैं लक्ष्मण से कि बारिश हुई है, पानी फूट के चल दिया, क्यारी फूट गई है, तो कह रहे हैं महावृष्टि चली फूट की यारी, ज्यों स्वतंत्र भय बिगड़े नारी। पानी ऐसे फूट के चल दिया जैसे आजाद होते ही स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। आजादी के खिलाफ है वो। और वो मनुस्मृति की जो मूल धारणा है कि स्त्री को सदैव पुरुष के अधीन रहना चाहिए। बाल्यावस्था में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन, और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन। स्वतंत्र होने पर स्त्रियां चरित्रहीन हो जाती हैं, तो ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। इसी को जीव का तो तुलसी कह रहे हैं। और तुलसी की एक चौपाई जो बहुत ही खराब है, वो कहते हैं कि भ्राता पिता पुत्र उर्गारी। जो काकभुसुंडी कथा सुना रहे हैं तो काकभुसुंडी गरुड़ से कह रहे हैं, उर्गारी मतलब उर मतलब सर्प, वो मतलब उरग, उरग अरि, हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, भाई हो, पिता हो या पुत्र हो, पुरुष मनोहर निर्खत नारी। सुंदर पुरुष देखते ही स्त्रियां हो ही विकल सक मन ही न रोकी, व्याकुल हो जाती, इन पर अपना मन रोका नहीं जाता। ये कितना अपमानजनक है सारी स्त्री जाति के लिए। बिल्कुल। तो ये ऐसी चीजों का विरोध होना चाहिए। अच्छा, एक और बाबा हैं सर, तुलसीदास पर तो आपने बात की, तो आपने एक बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री जिनका आपने जिक्र किया, वो कह रहे हैं इस देश में हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। एक 26 साल का लड़का, किसी 26 साल के लड़के के पैरों में लोग गिरकर, 50 साल 85 साल के लोग गिरकर आशीर्वाद ले रहे हैं, और वो आशीर्वाद दे रहा है और बता रहा है कि तुम्हारे जीवन में क्या होगा। तो ये जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं, क्या उनके अंदर ये जो जाति गुरूर है, जो ये कह सकते हैं जो घमंड है बोलने का कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, जाओ इधर, और एक आदमी पैर छूना चाहता है भगा दे रहे हैं कि तुम नीच जाती हो, हटा दे रहे हैं। वो वीडियो बहुत आया था कि नहीं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो वैसे इस लायक है ही नहीं उस पर कोई चर्चा की जाए, वो इतना कोई उसका महत्व नहीं है। लेकिन अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पहले ये क्लियर करना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है। इनमें से 90 ये जो बोल रहे हैं लोग, मैं बीजेपी आरएसएस को भी जोड़ रहा हूँ उसमें, मेरा दावा है इनमें 90% लोग तो हिंदू का ही मतलब नहीं समझते, हिंदू का मतलब क्या है और हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है। बिल्कुल, बड़ी गंभीर, तो मैं ऐसे हल्के में नहीं कह रहा। हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो उसमें क्या करोगे, मतलब क्या उसका संविधान बदलोगे, फिर तो वही बात आ गई वही संविधान बदलने की। तो उसमें ये करोगे कि केवल हिंदू रहेंगे इस देश में, या हिंदुओं को विशेष अधिकार होंगे, या हिंदुओं को सजा नहीं दी जाएगी हिंदू क्राइम कराएगा तो। जैसे मनुस्मृति में लिखा हुआ कि ब्राह्मण को किसी भी अपराध की सजा नहीं दी जा सकती, ठीक है नहीं। मनुस्मृति कहती है कि जिस तरह अग्नि मल को जलाने के बाद भी पवित्र बनी रहती है, पवित्र नहीं होती, इसी तरह ब्राह्मण कितना ही दुष्कर्म करे वो सदैव पवित्र ही रहता है। तो या तो आप उस तरह का हिंदू राष्ट्र चाहते हैं कि भाई हिंदू को कोई सजा नहीं दे, तो हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है, पहले तो ये बताओ आप।
वैसे तो हिंदू राष्ट्र अब भी है भारत, जब हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, जब देश में 100 करोड़ हिंदू हैं तो हिंदू राष्ट्र ही है। दूसरी बात, पता नहीं आपने इस बारे में आपका अध्ययन है या नहीं है, मैं एक बात और बताऊं, हिंदू का मतलब क्या है। हिंदू शब्द जो हमारा आदि काव्य माना आदि ग्रंथ माना जाता है ऋग्वेद, जिस समय ऋग्वेद की रचना हो रही थी उस समय ही मध्य एशिया में ईरान इराक के इधर जो है अवेस्ता की रचना हो रही थी। जी सही। अवेस्ता ग्रंथ में ऋग्वेद में कई शब्द ऐसे हैं जो दोनों में आते हैं। सिंधु नदी के लिए हिंदू आया है जी। तो उसमें जो है हिंदू लिखा हुआ है अवेस्ता में, उनके यहाँ से की ध्वनि नहीं होती जी। फारसी में जी। से की ध्वनि नहीं होती, है की होती है, ठीक है नहीं। सिंध की तरफ जैसे इंग्लिश में जो टे की नहीं होती, जी वो सॉरी तय की, जी तय को टे ही बोलते हैं वो। अगर उनसे अंग्रेज से किसी से आप बुलवाओ तख्ती तो वो कहेंगे टकटी, तय की ध्वनि उनके यहाँ नहीं होती। फारसी में से की नहीं होती, वो से को है बोलते हैं, जैसे सप्ताह को हफ्ता कहते हैं। तो ऋग्वेद में जो असुर लिखा हुआ है, अवेस्ता में अहुर लिखा हुआ है। जी। हमारे यहाँ सिंधु लिखा हुआ, उनके यहाँ हिंदू लिखा हुआ है। जी। तो इस तरह तो हिंदू शब्द तब पहली बार प्रयोग में आया जब मध्य एशिया के लोग इधर भारत आए। जी। उन्होंने यहाँ के सारे निवासियों को हिंदू कहना शुरू किया। जी। बाद में हिंदी कहने लगे। सिंध के इधर रहने वाले लोगों, सिंध के इधर जी। वो मुनव्वर राणा का एक शेर भी है कि सिंधु सदियों से हमारे देश की पहचान है, जी। ये नदी गुजरे जहां से समझो हिंदुस्तान है। जी। यानी सिंधु के इधर सारा हिंदुस्तान है, पाकिस्तान भी हिंदुस्तान ही है। और एक बात और बताऊं, यूरोप में या कहीं इधर दूसरे देशों में जो हमारे इधर के लोग जाते हैं तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया तीनों के लोगों को वो हिंदू कहते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, सिखों कोई हो, वो हिंदू ही बोलते हैं। अरब के लोग भी, बांग्लादेश के लोगों को भी और पाकिस्तान के लोगों को भी। तो ये है, हिंदू धर्म के लिए कभी प्रयोग नहीं होता था। किसी हिंदू जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, मनुस्मृति, रामायण, गीता, महाभारत, वेद, किसी में हिंदू शब्द नहीं है। पहली बात तो ये, हिंदू शब्द को प्रयोग हुआ भारतीय भूभाग में रहने वाले लोगों के लिए। तो अगर आपका हिंदू इससे मतलब है जी, तो फिर तो हिंदू राष्ट्र है ही। तो धीरेन्द्र जानते नहीं। हिंदू धर्म के नाम पे पहली बार राजा राम मोहन राय ने प्रयोग किया 1900 के आसपास। जी जी, ठीक है नहीं जी। और बाद में फिर हिंदू फिर इन्होंने एक वो जो हिंदुत्व किताब लिखी सावरकर ने 1930 के आसपास, जी, जब जेल में थे जी। और अब ये हिंदू राष्ट्र कर रहे हैं। तो इन्हें पहले ये क्लियर करना चाहिए कि कौन सा हिंदू राष्ट्र, वो हिंदू जो अवेस्ता में लिखा हुआ है वो हिंदू जो राजा राम मोहन राय कह रहे हैं, वो हिंदू जो सावरकर कह रहे हैं जी, या जो मोहन भागवत कह रहे हैं जी। इसे क्लियर करो पहले, कौन सा हिंदू? और फिर कैसा हिंदू राष्ट्र। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने कभी दिमाग लगाया ही नहीं होगा। उसे जो नहीं सरकार से सुविधाएं लेनी है, सरकार की वाहवाही लेनी है, उसे लग रहा है मोदी जी ने कह दिया अब की बार 400 पार, तो धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कह दिया 400 पार। जी। मोदी जी कहते 600 पार, तो वो ये सोचता ही नहीं कि सीट कितनी है लोकसभा में। आपका ही डायलॉग है एक, जो डरता है वो फेंकता है। अच्छा, आप सर अभी कांग्रेस, और ये दुर्भाग्य हमारा आज के समय में कि ऐसे लोगों को भी महापुरुष की संज्ञा दी जा रही है। संत की, महात्मा की, कथावाचक कुछ भी हैं ये पता नहीं क्या कहेंगे। आलोक शर्मा के साथ आप एक डिबेट में बैठे थे और आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी महावत है और जो समाजवादी पार्टी है अंकुश की तरह है, वो जो है बताती रहेगी चलना कैसे। कांग्रेस पार्टी हाथी बताई, हाथी महावत हाथी, और हम अंकुश की तरह ऊपर बैठे हुए हैं, बताते रहेंगे। वो बड़ा खूब वायरल हुआ। वो तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या आपको नहीं लगता है कि सर जब संभल में इतनी बड़ी घटना हो गई है तो कई लोगों ने सवाल किया, खुद समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र जी ने बयान दिया, और आप देखिए कि क्या संभल के मुद्दे को कांग्रेस पार्टी ने संसद में तरजीह नहीं दी। अडानी के मुद्दे पर वो लगातार बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि कुछ खटपट है क्या, ऐसा लोग लिख रहे हैं? नहीं, मेरा इस विषय में बोलना उचित नहीं रहेगा और मेरा अधिकार क्षेत्र का भी विषय नहीं है ये जी। हम और कांग्रेस गठबंधन में है, हम कांग्रेस के समर्थन में है। ये बड़े नेताओं का मसला, बड़े नेता ही बोलेंगे इस पर। तो अब एक इसी से जुड़ी हुई बात है कि आप जब टीवी डिबेट में जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि आप जाते हैं और बात करते हैं। क्या आप पूरी तैयारी से जाते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा फील होता है, या तो हो सकता है कि बहुत लोगों के पास नेचुरल ज्ञान होता है, पढ़े लिखे लोगों के पास, लेकिन क्या आप तैयारी से भी जाते हैं? जिस तरह आप जवाब देते हैं वो लोगों को बहुत पसंद आता है। कोई व्यक्ति ऐसा तो है ही नहीं जिसके पास सारा ज्ञान हो जी।
तैयारी तो सबको करनी पड़ती है, मैं तो तैयारी करके जाता हूँ। जब विषय तो बता दिया जाता है 4-5 घंटे पहले जी या 2 घंटे पहले। जी तो अगर उस विषय में मुझे कुछ जरूरत है देखने की, जी तो मेरे पास अच्छी खासी लाइब्रेरी है, मेरी पसंद की कई सौ किताबें हैं, जी तो सारी चीज़ें उसी में लगभग मिल जाती हैं। और अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो आदरणीय उदय प्रताप जी जैसे लोगों से भी, जी और कई सीनियर पत्रकार हैं, कई सीनियर साहित्यकार हैं जिनसे मेरा व्यक्तिगत परिचय है, तो मुझे किसी से, क्योंकि ज्ञान लेने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आदमी के अंदर जो गलतफहमी ये आ जाती है ना कि मैं पूछूंगा तो लोग समझेंगे अरे इसे ज्ञान ही नहीं है। जी जी पूछना कभी खराब बात नहीं होती, पूछना चाहिए। तो मैं तो खूब मतलब जहाँ जरूरत महसूस करता हूँ। वैसे 95% डिबेट तो ऐसी होती है जिनमें कुछ पढ़ने की या पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। राजनीतिक विषय तो सारे पता ही हैं, लेकिन अगर कभी कोई ऐसा विषय हुआ तो मैं बिल्कुल किताबें भी पलटता हूँ, इस पे भी क्या बोलते हैं इसे, जो मोबाइल पे जो गूगल वगैरह पे भी सर्च करता हूँ। जी तो और किसी से पूछने की जरूरत होती है तो वो जो अमिताभ बच्चन का शो में आता है ना, लाइफ लाइन क्या बोलते हैं, फ्रेंड, हाँ, पूछ लेते हैं। तो मैं कभी संकोच नहीं करता, पूछ लेता हूँ। और मैं एक बात और भी है, मैं डिबेट में भी कई बार कहा, कई बार ऐसा सवाल आ जाता है तो मैं ये कहने में कभी संकोच नहीं करता कि भाई इस विषय में मुझे नहीं पता। जी अगर कोई चीज नहीं पता है तो नहीं पता है। जी सबसे ज्यादा अज्ञानी आदमी वो होता है जो खुद में ज्ञान का घमंड पाल लेता है हाँ। कि मैं ज्ञानी हूँ। जी तो मैं तो हमेशा छात्र मानता हूँ अपने आप को, छात्र ही हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ। जी अच्छा, भाजपा का वो कौन सा प्रवक्ता है मतलब कि आपको उसके साथ डिबेट करके थोड़ा मजा आता हो, कि लगता हो कि सही डिबेट हो रही है और मैं बातचीत जो कर रहा हूँ सामने वाला भी उसको समझ रहा है? केवल एक सुधांशु त्रिवेदी, बाकी तो सब ये वाहियात बात करते हैं, जी पढ़ लिख के आते नहीं है, ज्ञान उन्हें कुछ है नहीं, और ज्यादा उनके वे उपलब्धि इसी में मानते हैं कि असभ्य भाषा बोलना, बदतमीजी करना, इसे ही अपनी उपलब्धि मानते ये हैं। गौरव भाटिया है, समाजवादी सबसे पार्टी में नंबर थे। 1 बदतमीज आदमी है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी का मैं इतना मानता हूँ कि झूठ तो सुधांशु त्रिवेदी भी खूब बोलते हैं, मैंने पकड़ा है बहुत बार। और विषय को गुमराह करने की कोशिश भी करते हैं। जी जी लेकिन वो आदमी अध्ययनशील है, हाँ। उसे ज्ञान है, हाँ उसके पास भाषा है, उसकी भाषा पे उसकी पकड़ है, हाँ और वो कभी लाइन पार नहीं करता, मतलब उससे क्या कहते हैं, मर्यादा नहीं तोड़ता। गाली गलौज नहीं वो अगर झूठ भी बोलेगा तो शालीनता के साथ बोलेगा कि लोग पकड़ ना और वो पाए। तर्कशील भी है। हाँ अच्छा, जब सामने से मुकाबला करने लायक आदमी हो, आनंद भी तभी आता है। जी तो मुझे अच्छा लगता है सुधांशु त्रिवेदी के साथ डिबेट में बैठना। जी और बाकी तो बीजेपी के प्रवक्ताओं में पहले इनके 2-3 प्रवक्ता थे, अच्छे थे जो थे, अब तो इन्होंने कूड़ा कबाड़ा भर रखा है। अब अच्छे लोग हैं नहीं, तर्कशील नहीं है, अध्ययनशील नहीं है। जी आप कभी कभी पत्रकारों के खिलाफ भी बोलते हैं डिबेट में ही बैठ के कि पत्रकार जो है सही से अपनी भूमिका कभी नहीं कभी निभा नहीं, रहे मैं हैं। हमेशा बोलता हूँ। मेरा मानना ये है कि हर क्षेत्र में पतन हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा पतन पत्रकारिता का हुआ इस देश में। जी राजनीति का स्तर भी गिरा है, साहित्य का भी गिरा है, सब चीज का गिरा है, लेकिन पत्रकारिता तो बर्बाद ही हो गई है। पत्रकार बहुत कम बचे हैं। अब तो पत्रकारिता अगर कर रहे हैं तो आप जैसे यूट्यूबर कर रहे हैं या जो छोटे स्तर पर काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बड़े चैनल हैं, उनमें पत्रकार बचे कहाँ हैं? जी अब तो ये एंकर के नाम पे एक्टर बैठा दिए गए हैं जो सूटेड बूटेड होकर पाउडर वाउडर लगा के आके और वो डायलॉग बोल के, फिल्मी सितारों की तरह डायलॉग बोल के चले जाते हैं। उनके खुद के पास अध्ययन नहीं है। इनमें से 90% को तो पत्रकारिता का अर्थ पता नहीं है क्या है। एक डिबेट में मैंने ये बोल दिया, मैंने कहा पत्रकार की भूमिका हमेशा विपक्ष के नेता की होती है, तो इस पे एंकर बिगड़ गया कि ये कौन से उसमें लिखा हुआ किताब में, जबकि पत्रकारिता का मूल सिद्धांत ये है। पत्रकारिता के बारे में ये कहा जाता है कि पत्रकारिता सदैव सत्र में रहने वाली संसद की तरह होती है और पत्रकार विपक्ष के नेता की तरह। जी पत्रकार को प्रश्न पूछने चाहिए सत्ता से। हाँ और पत्रकारों को तो सिखाया जाता है ट्रेनिंग में कि खबर वो नहीं होती जो बताई जाती है, खबर वो होती है जो छिपाई जाती है। जी जो बताई जाती है वो तो विज्ञापन है। अब ये सारे चैनल वही तो बोल रहे हैं जो बताया जा रहा है। जी छिपी हुई बात क्या, उसे कहाँ कह रहे हैं ये? जी मोदी जी जो अडानी जी को हवाई जहाज में साथ लेके जाते हैं, किस किस देश में कितने ठेके दिलवा के आए हैं, खबर तो ये है।
ये कह देना खबर थोड़ी है कि नहीं जी देश जो विश्व गुरु हो गया और देश आगे बढ़ रहा। अर्थव्यवस्था पे एकदम एक दिन बड़े बिगड़ गए एंकर, वो कहने लगे अर्थव्यवस्था बहुत। मैंने कहा तुम अर्थशास्त्री नहीं हो, तुम अनर्थशास्त्री हो। तुम्हें अर्थशास्त्र का पता ही नहीं है। आर्थिक व्यवस्था कहाँ सुधर गई, कैसे देश की अर्थव्यवस्था सुधर गई? लोगों की जेब तो खाली पड़ी है। 80 करोड़ लोग तो राशन की लाइन में लग रहे हैं। भाई 2-3-4 लोगों का बैंक बैलेंस बढ़ गया तो उससे अर्थव्यवस्था सुधर गई। अभी जो पीछे एक सर्वे आया था, वो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आती है, उसमें बताया कि देश की प्रॉपर्टी में, कुल प्रॉपर्टी में 45% जो प्रॉपर्टी है वो 10% लोगों की है जी। और नीचे के जो 50% लोग हैं उनके पास मात्र 15%। कौन है वो 10% लोग? किस जात से आते हैं वो 10% लोग? जाति धर्म तो खैर हर चीज में तो जाति नहीं ढूंढी जाती, लेकिन इतना जरूर है कि जब हम उनकी अरबपतियों की सूची बनाएंगे तो उसमें आपको कोई ओबीसी और एससी नहीं मिलेगा। एक आध मुस्लिम तो मिल जाएगा, अल्पसंख्यक मिल जाएगा, सरदार जैन या मुस्लिम हो सकता है जी। लेकिन एससी और ओबीसी कोई नहीं मिलेगा। तो दुर्भाग्य है देश का। सुधांशु त्रिवेदी के साथ आपका एक डिबेट वायरल हुआ था जिसमें आपने मनुस्मृति में जो विमेंस की पोजीशन है उस पर आपने बात करी थी। तो बीजेपी का जो परसेप्शन है विमेन को लेके, क्या वो मनुस्मृति के परसेप्शन से अलग है? क्योंकि एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान के बारे में बात की जाती है और दूसरी तरफ बृजभूषण जैसे या बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट हैं उनको ओपनली सपोर्ट किया जाता है। देखिए भारतीय जनता पार्टी में शायद लगा रहा हूँ, ढूंढने से एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो मनुस्मृति का आलोचक हो। और मनुस्मृति पूरी तरह स्त्री और शूद्रों के खिलाफ है। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने उन्हीं का अनुवाद किया है जी। मैंने 1990 में जब पहली बार मनुस्मृति पढ़ी तो मैं बहुत देर तो इस अचंभे में रहा पढ़ के उसे कि यार कुछ लोग इसे भी धर्म ग्रंथ मानते हैं, इतनी गंदी किताब को भी, इतनी खराब किताब है जी। वो टोटली भेदभाव करने वाली, अन्याय करने वाली पुस्तक है। उसमें स्त्री के बारे में लिखा हुआ कि स्त्री को कभी भी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, वो बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहे। और स्त्रियां चरित्रहीन होती हैं, कमजोर होती हैं, सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं। अब ये एक चौपाई, एक उसका श्लोक का जो वो देते हैं, उन्होंने सुधांशु ने भी दिया था उसका हवाला, तो मनुस्मृति में तो ये लिखा हुआ है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अब आप मनुस्मृति खरीदना और उसे निकाल के उसे पढ़ना, क्योंकि अनुवाद भी हिंदी में होता है उसके साथ साथ, कोई संस्करण उठा के पढ़ लो आप, किसी का भी। वो जो श्लोक है ये यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, ये उस अध्याय में है, शायद अध्याय 9 है वो, जिसमें विवाह संस्कार वगैरह लिखे हुए हैं। या अध्याय 3 है या 9 है, मतलब मुझे ठीक से शायद, हाँ मतलब उसमें विवाह के बारे में दिए गए हैं। तो उसमें बताया गया कि विवाह तब करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, विवाह इतने प्रकार के होते हैं, वर की तलाश ऐसे करनी चाहिए, ये करना चाहिए। फिर उसमें उससे पहले का श्लोक है कि कन्या को उसका पिता, भाई और देवर आभूषणों से सज्जित करके तैयार करें, उसे सुसज्जित करें, इसे उसकी पूजा कहते हैं। और उससे अगला श्लोक है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते जी। तो किस संदर्भ में है वो उस संदर्भ में है विवाह के समय उसे सजा धजा के पूजा करके विदा करने के संदर्भ में। वो पूजा उसको सम्मान देने के संदर्भ में नहीं है। वरना मनुस्मृति तो ये कहती है कि स्त्री को कोई अधिकार नहीं है, स्त्री पुरुष के अधीन है। पुरुष पति जो है स्त्री को का ईश्वर होता है, वो उसकी सेवा करे। और ये भी लिखा हुआ है मनुस्मृति में कि पति चाहे नशेड़ी हो, जुआरी हो, कोढ़ी हो, स्त्री का उत्पीड़न करता हो तो भी वो पूज्य है। और अगर कोई स्त्री पुत्र पैदा न कर पाए तो पुरुष को अधिकार है वो दूसरा विवाह कर ले। लेकिन अगर पुरुष संतान पैदा न कर पाए तो स्त्री को अधिकार नहीं है कि दूसरा विवाह कर ले। तो ये स्त्री विरोधी वो है। और ये जो लीपापोती करते हैं गलत तरीका। अब जैसे रामचरितमानस पर जब बहस शुरू हुई तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो कूद कूद के आ गए कि ताड़ना का अर्थ ये नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ताड़ना का अर्थ शिक्षा है। हमने तो आज तक कहीं भारतवर्ष में कोई ऐसा शिक्षा केंद्र नहीं देखा
जो ये लिख रहा हो कि प्राथमिक ताड़ना केंद्र हाँ, आपने या उच्च ताड़ना केंद्र जी है। बिल्कुल। और अगर ताड़ना उसका शिक्षा देना है तो ढोल को और पशु को कौन शिक्षा दी जा रही है? चलो शूद्र को और स्त्री को दे रहे, और शूद्र को और स्त्री को ही क्यों दे रहे हो? फिर ब्राह्मण क्षत्रिय को क्यों नहीं शिक्षा दे रहे? सही बात। एक तरफ तो तुमने लिख रखा है कि शिक्षा पाने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है, अध्ययन का, जी और उधर कह रहे हो ढोल गवार शूद्र पशुनार सकल ताड़ना का अधिकारी। और जो गीता प्रेस गोरखपुर के पुराने संस्करण में रामचरितमानस के, जी उनमें ताड़ना का अर्थ लिखा हुआ है पीटना, जी और अब नए संस्करण में उसका बदल कर दिया शिक्षा देना। तो इस तरह कुतर्क जो नहीं। अच्छा, फिर रामचरितमानस में एक और चौपाई है, सापत ताड़त परुष कहनता हाँ विप्र पूज अस गावहि संता। शापत ताड़त यानी श्राप देता हुआ, ताड़ना कर दो पीटता हुआ, पीटता हुआ। परुष कहनता कठोर बोलता हुआ, ब्राह्मण भी पूजनीय है। तो वहां तो तुम ताड़ना कर ताड़त पीटना लगा रहे हो। उस चौपाई में था शापत ताड़त परुष कहनता पूज्य विप्र पूज्य एस गावई संता। तो ये कुतर्क होते हैं ये। राजकुमार भाटी सर 2 चुनाव लड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से, और आगे क्या विधानसभा लड़ेंगे। बहुत सारे कार्यकर्ता बोलते हैं कि भाटी सर को तो राज्यसभा में होना चाहिए या ऐसी जगह होना चाहिए जहां उन्हें बोलने का मिले। तो क्या आप जो काम कर रहे हैं सर, लगातार इतने सालों से कर रहे हैं प्रवक्ता का काम, मुझे लगता है किसी भी पार्टी में अगर सबसे कठिन काम है किसी का तो प्रवक्ता का है। उसके बाद प्रवक्ता की ये भी हालत हो जाती है वो ग्राउंड पे भी काम करता है। तो ये जो दोहरा काम होता है बहुत सारे प्रवक्ताओं का, उनके लिए दिक्कत भी बहुत होती है। एक तो पैसे की दिक्कत होती है, इतना आप नेता बन गए बहुत खर्चा है। तो भाटी सर अपने आप को कहाँ देख रहे हैं अगले 5 सालों में? नहीं, ये तो समय बताएगा। बाकी मैं तो गीता से मैंने एक ही चीज सीखी है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जी कर्म पे अपना अधिकार है, उसे हम ठीक से कर रहे हैं। फल क्या मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी चिंता ही नहीं करनी चाहिए। तो उसकी चिंता नहीं है, ना सोचा। आप कविताएं, लेकिन इतना विश्वास जरूर है कि ठीक ही होगा, कुछ ना कुछ ठीक होगा आने वाले समय में, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कम लोग जानते हैं कि भाटी सर कविता भी लिखते हैं। तो कोई कविता अपनी आप सुनाना चाहेंगे? मैं कविताएं मतलब मैंने कभी प्रयास करके कोई कविता नहीं लिखी, जी नंबर 1 बात तो। दूसरी बात, मेरी जो कविता जितनी भी मैंने लिखी है तुकबंदी, जी वो सब भाषण है। जी उसमें कोई साहित्यिक कविता नहीं है कि भाई कोई, मतलब जो राजनीति में जो बात दिमाग में आई उसे कई बार कविता में उतार दिया। जी तो जो भी मेरी कविता, एक वैचारिक कविता बस एक है जो राम पे मैंने लिखी थी, हाँ जरूर सर। कि मैं अगर राम होता। देखिए, राम कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर का अवतार राम। दोनों में से कुछ भी मान लें, तो जो रामायण में 4 प्रसंग ऐसे आते हैं जिनको हम किसी भी तरह जस्टिफाई नहीं कर सकते। जी शूर्पणखा की नाक काटना, बाली का धोखे से बाली की हत्या करना, जी सीता को गर्भवती अवस्था में वन में छुड़वा देना, जी और तपस्या करते हुए शंभुक की हत्या कर देना। जी ये 4 प्रसंग ऐसे हैं। तो मैंने इन चारों को जोड़ के ये कविता लिखी थी, और ये 10 मिनट में लिखी हुई कविता है मेरी, ये भी बता दूं मैं। 10 मिनट में जी हिंदी संस्थान में बैठ के लिखी थी मैंने ये, जी कि मैं अगर राम होता तो कितनी भी विषम और विकट परिस्थिति में लक्ष्मण को न काटने देता शूर्पणखा की नाक। जी मैं उसे समझाता कि हम दोनों भाई विवाहित हैं और वन भटक रहे हैं अपने प्रतिकूल समय को व्यतीत करते हुए, अतः तुम कहीं अन्य करो अपने योग वर की तलाश। जी इतनी तो लड़ाई थी। बिल्कुल भाई वो यही तो कह रही थी, उस समय ये कोई गुनाह नहीं था। जी और कई पत्नियां रखना भी कोई गुनाह नहीं था। राम के पिता की कुल 3 पत्नियां थी खुद, जी तो नहीं करनी थी शादी तो कहते थे बहन जी जाओ आप कहीं और देखो। जी तो ये दूसरा कि मैं अगर राम होता तो धोखे से न करता बाली की हत्या, बाली का वध। बाली का वध किस लिए किया था कि सुग्रीव से तय हुआ था कि मैं सीता की खोज में तुम्हारी मदद करूंगा। जी तो मैं अगर राम होता जी तो धोखे से न करता बाली का वध, जी बल्कि मैं दोनों भाइयों को बैठाकर समझाता, हाँ उनके बीच सुलह समझौता कराता
और दोनों की मदद ले, दोनों की सहायता लेता सीता की खोज में। वाह, जी nice. क्या बात है। तीसरा जो है, मैं अगर राम होता तो किसी व्यक्ति के आरोप पर निर्वासित ना करता गर्भवती अवस्था में सीता को। मैं उस व्यक्ति को बुलाकर समझाता कि सीता गंगा जल की तरह पवित्र है हम्म, और अग्नि परीक्षा भी दे चुकी है वह। हम्म, फिर भी यदि तुम्हें सीता स्वीकार नहीं तो हम दोनों चले जाते हैं पुनः वन को, हम्म, किंतु निर्वासित न करता देवी सीता को। हम्म, चौथा प्रसंग जो आता है संबूक का, जी कि किसी ब्राह्मण पुत्र की असमय मौत हो गई थी। ब्राह्मण राजा के दरबार में आए, राम के दरबार में। उन्होंने कहा आपके राज्य में ब्राह्मणों की असमय मौत हो रही है। तो बोले क्या हो सकता है? बोले कहीं कोई शूद्र तपस्या कर रहा है, चलो तलाश करते हैं। तो गए तो संबूक पेड़ पे उल्टा लटक के तपस्या कर रहा था। तो राम ने ब्राह्मणों की तरफ देखा तो उन्होंने कहा कि इसको मृत्युदंड दो। तो राम ने उनकी गर्दन काट दी तलवार से। वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग है। तो मैंने लिखा कि मैं अगर राम होता तो न करता हत्या तपस्यारत संबूक की, बल्कि मैं अपने राज्य के ब्राह्मणों को समझाता कि झूठे शास्त्रों और पाखंडों के बल पर कब तक विभाजित करोगे मानवता को। कभी तो तुम्हारा यह पाखंड अनावरत होगा। जी और स्मरण रहे, जिस दिन ऐसा होगा जी सिर उठाकर घूमते नजर आएंगे हजारों संबूक। जी किस किस की गर्दन काटोगे और उनकी गर्दन काटने के लिए कहां से लाओगे इतने राम। क्या बात है। पूरा एकदम दलित साहित्य का पर्सपेक्टिव है इसमें। बहुत शानदार। तो सर रैपिड फायर में 4-5 सवाल हमारे हैं। आप आइडियल किसको मानते हैं सर? नहीं, आइडियल ढेर सारे होते हैं, कोई एक नहीं होते। नहीं, कोई आप किसी विषय में पूछें, अगर इस विषय में, अब जैसा आप पूछेंगे Politics कविता में में आप किसे मानते हैं, तो मैं आदरणीय उदय प्रताप जी को मानता हूँ। जी पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स में मैं सबसे ज्यादा प्रभावित लोहिया जी से। जातीय जनगणना समाज के लिए गेम चेंजर है या विभाजनकारी एक टूल है? नहीं, विभाजनकारी तो है ही नहीं। बीमारी का पता लगाने के लिए टेस्ट करना जैसे जरूरी होता है, ये गेम चेंजर होगी। ये दबे कुचले कमजोर लोगों को न्याय दिलाने वाली होगी। जाति जनगणना होनी चाहिए। आज के समय में देश का सबसे ओवररेटेड नेता कौन है? इसका जवाब देना तो एकदम से तो बहुत मुश्किल है। इसे तो पास ही कर दो आप। मायावती जी का ऐसा कौन सा बयान था जिसने आपको हैरान कर दिया? मायावती के उसी बयान ने मुझे बहुत मतलब अचंभित किया कि उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ टिप्पणी की थी। क्योंकि मेरा मानना यह है कि आपकी विचारधारा कुछ भी हो, आपकी पार्टी कोई हो, आपका धर्म जाति कुछ भी हो, किसी भी महापुरुष के खिलाफ टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। महापुरुष सबके सम्मानीय होते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आज उनका परिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहब अम्बेडकर एक हमारे लिए प्रकृति का उपहार थे इस देश के लिए। वो इतने विद्वान व्यक्ति थे, दार्शनिक थे। उन्हें जमीन की सच्चाइयां पता थी, जमीन की दिक्कतें पता थी। अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, सपना है या हकीकत? सकते हैं, हटा दो आप, एक दिन निश्चित तौर पे बनेंगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ। अखिलेश यादव इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो भाटी सर एक बार आप ये कह दें कि लोग जुड़े चैनल से। साथियों, ये भाई परमिंदर अंबर और रितिका जी ने बहुत अच्छा जो चैनल प्रयास किया है, और ये राउंड टेबल चैनल से आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें, ये मेरा आपसे निवेदन है। बहुत सुंदर ये चैनल चला रहे हैं, बहुत अच्छा। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। धन्यवाद।